देखिए बेटा, ORM2 में हम लोग जो रिएक्शन मेन जो रिएक्शन मैकेनिज्म वाला पार्ट है वो ये 4 टाइप की जो रिएक्शन मैकेनिज्म है वो हम लोग कवर करेंगे। ठीक है, तो इसमें अगर मेजर पार्ट देखा जाए तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की मैकेनिज्म को डिटेल में डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन की जो मैकेनिज्म बेटा वो भी इसमें पढ़ेंगे हम लोग, है ना। फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन जैसे एल्केन वगैरह का हैलोजनेशन होता है ना, वो हम लोग इसमें करेंगे। एंड फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, है ना। तो ये आपको फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन एल्कीन्स और एल्काइन में देखने को मिलेगा। तो ये काफी मेजर पार्ट है वैसे तो, ठीक है। और ये चारों टाइप की जो मैकेनिज्म है ये हम लोग ORM2 में कवर करते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है बेटा ये वाली मैकेनिज्म, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, सबसे पहले हेडिंग आप इसी को लिख लीजिए, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसे हम लोग ESR रिएक्शन भी बोलते हैं ना, इसे हम लोग शॉर्ट में ESR रिएक्शन या फिर Ac2AR रिएक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों इसी के नाम है, Ac2AR या फिर बेटा इसकी जगह लिख दिया जाए अगर ESR रिएक्शन। ठीक है, तो वो एक ही बात है। ठीक है, शॉर्ट में इसको ESR या Ac2AR मैकेनिज्म भी बोला जाता है। तो सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि ये जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फर्स्ट टाइप की जो मैकेनिज्म है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन से ऐसे कंपाउंड होते हैं जो ये रिएक्शन देते हैं, है ना, किस तरह के कंपाउंड ऐसी रिएक्शन देते हैं। तो बेटा ये जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ये एक्चुअली एरोमेटिक कंपाउंड की कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होती है। ठीक है ना, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। तो ये बेटा एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं बेंजीन कंटेनिंग, हम लोग के सिलेबस में तो मेन बेंजीन कंटेनिंग एरोमेटिक कंपाउंड ही है, तो उन्हीं के लिए हम लोग इसकी मैकेनिज्म पढ़ेंगे। वैसे बेंजीन के अलावा भी बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं, जैसे कुछ हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं, पेरिडीन हो गया, पाइरॉल हो गया, फ्यूरेन हो गया, तो वो भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे सकते हैं। ठीक है, तो अगर इन जनरल बोला जाए तो एरोमेटिक कंपाउंड जितने भी होते हैं वो सभी बेटा इस तरह की रिएक्शन बहुत आसानी से दे देते हैं। मतलब उनकी एक मेजर जो क्लास होती है ना रिएक्शन की, वो ESR रिएक्शन ही होती है। एरोमेटिक कंपाउंड की मैक्सिमम रिएक्शन आप देखेंगे तो वो इसी टाइप की मैकेनिज्म को फॉलो करते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, लेकिन हम लोग के सिलेबस में मेन बेंजीन पे ही फोकस रहेगा, बेंजीन उसके डेरिवेटिव पे फोकस रहेगा। तो मेनली गिवन बाय बेंजीन एंड देयर डेरिवेटिव, बेंजीन और उसके डेरिवेटिव की रिएक्शन हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, बेंजीन के डेरिवेटिव में जैसे टॉल्यूइन हो गया, उसकी रिएक्शन फिनॉल हो गया, है ना। आपके बोर्ड के सिलेबस में फिनॉल एक्चुअली वो मर्ज है, अल्कोहल फिनॉल ईथर, है ना। तो फिनॉल की रिएक्शन हम लोग इसमें कवर काफी कुछ कर लेंगे। ठीक है, और भी एरोमेटिक कंपाउंड है वो सब इसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, अब इसमें देखो सबसे पहले तो इन जनरल मैकेनिज्म की अगर बात करें कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में होता क्या है, क्या हम लोग को देखने को मिलेगा अगर इन जनरल बोले तो देखिए बेंजीन आपको रिंग दिख रही होगी या उसका कोई डेरिवेटिव भी हो सकता है रिंग में कोई फंक्शन ग्रुप भी अटैच्ड हो सकता है। अभी तो खैर रिंग वैकेंट है, इस पे कोई ग्रुप नहीं बैठा हुआ है। और बेंजीन रिंग को बोलते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन रिच रिंग कंसीडर की जाती है। बेंजीन रिंग कैसी रिंग कंसीडर की जाती है? इलेक्ट्रॉन रिच रिंग। कोई बताएगा मुझे कि क्यों उसको इलेक्ट्रॉन रिच रिंग बोल रहे हैं? पाई इलेक्ट्रॉन्स, पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफी ज्यादा होती है ना, क्योंकि इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं वो डीलोकलाइज कर रहे हैं, रेजोनेंस में स्टेबलाइज है। तो बेंजीन रिंग एक इलेक्ट्रॉन रिच रिंग की कैटेगरी में आती है जिसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज कर रहे होते हैं। और हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं स्टार्टिंग में कि जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज होती है वो कैसे बिहेव करती है, इलेक्ट्रोफाइल की न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियोफाइल। हाँ, गुड। तो इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज आपकी न्यूक्लियोफाइल होती है। तो बेंजीन रिंग एक न्यूक्लियोफाइल या न्यूक्लियोफिलिक रिंग की तरह यहाँ पर बिहेव करती है।
मतलब बेंजीन रिंग जो होती है वो एक न्यूक्लियोफिलिक रिंग की तरह बिहेव करती है, और इस पे अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल रिएक्ट करना चाहे तो होता क्या है कि बेंजीन खुद बेटा न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, न्यूक्लियस लविंग होते हैं ना, मतलब पॉजिटिव सेंटर जहां पर होता है उस पे अटैक करते हैं। तो इसमें बेंजीन रिंग अटैक करेगा इलेक्ट्रोफाइल पे, और इलेक्ट्रोफाइल क्या करेगा, उसके किसी एक कार्बन के हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करते हुए वहां पे आके जुड़ जाएगा। मतलब एक तरह से वो इलेक्ट्रोफाइल आपको लगेगा कि उसने बेंजीन का एक हाइड्रोजन हटा दिया और वहां पे आके खुद आके बैठ गया, मतलब उसने एक तरह से इलेक्ट्रोफाइल ने सब्स्टिट्यूशन कर दिया, क्योंकि देखो जहां आके बैठा वहां पे हाइड्रोजन भी तो होगा, है ना। तो ऐसा आपको लगेगा देखने में कि इलेक्ट्रोफाइल ने बेंजीन के एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया, इसलिए इसको हम लोग नाम दे देते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो इस तरह से कुछ होता हुआ आपको दिखाई देगा कि बेंजीन या उसका कोई डेरिवेटिव भी होगा, अभी तो खैर बेंजीन ही यहाँ पर बनी हुई है, लेकिन हो सकता है कि उसका कोई डेरिवेटिव भी हो, है ना, और कोई इलेक्ट्रोफाइल आके सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन उस रिंग के साथ दे रहा हो, है ना। तो इस तरह की जितनी रिएक्शन बेटा आप होती है वो सभी बेटा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की कैटेगरी में आती है। इसी को इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब बिल्कुल सही है, वो इसी का फुल फॉर्म है ना, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। हाँ, ये सेकंड ऑर्डर की होती है, अगर इसकी मैकेनिज्म देखेंगे ना तो इसका ऑर्डर 2 होता है, इसलिए वो Se2Ar लिखा है। ठीक है, तो सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग सेकंड ऑर्डर Ar एक्चुअली एरिल ग्रुप को बोलते हैं, बेंजीन रिंग को ही एरिल भी बोला जाता है, शॉर्टकट में Ar, है ना। बेंजीन को Ar लिख दे सकते हैं या PHH भी लिख सकते हैं, है ना, ये सब शॉर्ट नोटेशन है बेंजीन की। अब इसकी मैकेनिज्म पे आते हैं कि ये होता कैसे, ठीक है, इसकी मैकेनिज्म प्रोसीड कैसे करती है, इलेक्ट्रोफाइल कैसे सब्स्टिट्यूशन दे देता है। तो ये इसकी मैकेनिज्म बेटा जो है वो 3 स्टेप में कंप्लीट होती है। पहले स्टेप में देखिए कि जो बेंजीन रिंग है वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रही है, न्यूक्लियोफिलिक रिंग, और न्यूक्लियोफाइल जो होता है ये अटैक करता है किस पे, इलेक्ट्रोफाइल पे पहले स्टेप में, और यही स्टेप बेटा इसका सबसे स्लोवेस्ट स्टेप होता है, जिसे हम लोग मैकेनिज्म क्या बोल देते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ठीक है, और इस स्टेप में देखो बेंजीन रिंग में जो 3 पाई बॉन्ड है उनमें से किसी एक पाई बॉन्ड की तरफ से अटैक होता है, और यहाँ पे जब अटैक होगा तो इसका कोई एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, और उन जिन 2 कार्बन से डबल बॉन्ड अटैच्ड है उनमें से किसी एक कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल आकर जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इनमें से किसी एक के साथ जैसे मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल को ऐड कर दिया, और इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ होगा कि ये पाइलेट्रॉन यहाँ पर से शिफ्ट हुआ होगा और यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ ही रहा होगा, वैसे आप परफेक्ट निगेटिव चार्ज नहीं आता है, डेल्टा निगेटिव बोलना ज्यादा बेटर रहेगा, और उसकी तरफ से अटैक हो रहा है ना। तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ गया, लेकिन इसके पड़ोस वाले कार्बन पे कौन सा चार्ज डेवलप हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, है ना। मतलब यहाँ पर एक पॉजिटिव चार्ज आपका डेवलप हो रहा है, इस तरह का एक यहाँ पर रिएक्टिव इंटरमीडिएट बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, नहीं हाइड्रोजन अभी नहीं हटा है, हाइड्रोजन अभी प्रेजेंट है यहाँ पे, इस समय हाइड्रोजन नहीं हटा है यहाँ पर, ठीक है ना, अभी हाइड्रोजन बैठा हुआ। हाँ बोल बेटा। सर जरा पॉजिटिव चार्ज वाली बात एक बार दोहरा दीजिए। हाँ देखो, इसको ऐसे समझ लीजिए कि जैसे ये वाला पाई बॉन्ड है इसकी तरफ से अटैक हो रहा है, तो ये पाई बॉन्ड पहले किसी एक कार्बन पे मूव करा दिए, जैसे आप मैंने आपको ये इधर दिखा दिया राइट साइड पे, तो यहाँ पे निगेटिव चार्ज आ जाएगा, है ना, और ये निगेटिव चार्ज जब आएगा ना तो ये निगेटिव चार्ज की तरफ से अटैक कर देगा इलेक्ट्रोफाइल पे, तो इस कार्बन पे तो इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ गया, लेकिन पड़ोस वाले कार्बन पे साइमल्टेनियसली कौन सा चार्ज आ रहा होगा, पॉजिटिव, तो वो रिटेन हो जाएगा आपका। ओके ओके, तो वहां पे तो कोई आके अटैक कर नहीं रहा। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है एक तरह देखो तो ये कार्बोकटायन ही है ना, क्योंकि कार्बन पे जब पॉजिटिव चार्ज आता है तो उस इंटरमीडिएट को कार्बोटायन बोलते हैं, बट ये कार्बोकटायन क्लासिकल कार्बोटायन नहीं है, ये कार्बोटायन ऐसा है जिसके पड़ोस में एक पाई बॉन्ड बैठा हुआ है अल्टरनेट पोजीशन में, तो इसका मन मचलेगा कि नहीं मचलेगा, मतलब ये रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकटायन है, तो जैसे ही पॉजिटिव चार्ज आ ही रहा होगा
देखेगा कि पड़ोस में डबल बॉन्ड बैठा हुआ है ना, तो वो उस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब वो लपक झपक करने लगा तो ठीक है, इसका पाई बॉन्ड घूमेगा इधर। ठीक है, और ये पॉजिटिव चार्ज के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने शुरू हो जाएंगे। वो कार्बोकटायन जो रिंग में डेवलप हुआ है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज होने लगेगा। तो देखिए इसका सेकंड जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है वो इस तरह का बन जाएगा। ठीक है, ये आपका सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया है ना। अब इसके सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में फिर से वैसे ही सिचुएशन दिख रही, फिर पड़ोस में हरियाली है ना, पाई बॉन्ड बैठा हुआ है, तो फिर से उसका मन मचलेगा और फिर ये पाई बॉन्ड जो तीसरा पाई बॉन्ड है बेटा, अब ये इस पॉजिटिव चार्ज के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाएगा, है ना। तो इससे इसका थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, तो पहले मतलब कार्बोकटायन बना, बट वो कार्बोकटायन क्लासिकल कार्बोकटायन नहीं है। ये हम लोग को देखने में समझ में आ रहा है कि वो जो उसके अल्टरनेट पोजीशन में पाई बॉन्ड है उसके साथ डीलोकलाइज कर रहा है, और डीलोकलाइज करते करते उस वो दो के बाद तीसरा उसने बना लिया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यहाँ तक वो पहुंच गया। ठीक है, लेकिन अब आगे यहाँ पे आने के बाद क्या वो आगे रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो पाएगा, है ना। अब पड़ोस में कोई पाई बॉन्ड, अल्टरनेट पोजीशन में कोई पाई बॉन्ड नहीं है, तो अब वो आगे नहीं घूम पा रहा है। ठीक है ना, इसका मतलब ये पाई बॉन्ड है वो यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ठीक है, इस पोजीशन से, फिर घूमते घूमते यहाँ पे आया, तो यहाँ से फिर आ गया। इतने पोर्शन में ही वो डीलोकलाइज कर पा रहा है। तो अगर अच्छा ये तीनों बेटा जो है ना वो एक तरह के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ये कैनोनिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, और आप लोगों को ये भी पता है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इतनी जल्दी जल्दी इनका कन्वर्ट होते हैं कि उनको हम लोग आइसोलेट नहीं कर सकते। मतलब ये जो तीन स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये जो तीन कार्बोटायन है, इनको हम लोग किसी भी फिजिकल टेक्निक से सेपरेट नहीं कर सकते। और ये तीनों स्ट्रक्चर मर्ज होकर एक फाइनल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाते हैं, या इनको थ्योरी में बोलते हैं कि इन तीनों स्ट्रक्चर को जब हम लोग आइसोलेट नहीं करते हैं तो यहाँ तक थ्योरी में ये भी बोला जाता है कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हाइपोथेटिकल होते हैं, क्योंकि ऐसे स्ट्रक्चर जिनको हम लोग किसी टेक्निक से आइसोलेट नहीं कर सके तो क्या पता कि बन भी रहे होंगे, क्योंकि केमिस्ट्री एक तरह से एविडेंस पे बेस्ड है ना, इसका कोई प्रमाण ही नहीं हमारे पास ही बन रहा है। लेकिन जब इनकी बॉन्ड लेंथ वगैरह देखी जाती है ना, तब इसके सैंपल की बॉन्ड लेंथ, तो वो सारी बॉन्ड लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक बोलते हैं कि बॉन्ड लेंथ सेम आती है। तो इन तीनों स्ट्रक्चर को मर्ज करके हम लोग एक हाइब्रिड का स्ट्रक्चर की मतलब कि थ्योरेटिकली इसको मानते हैं कि ये तीनों ना एग्जिस्ट करके एक्चुअली कौन सा स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा होगा, इन तीनों का हाइब्रिड स्ट्रक्चर, है ना, इन तीनों का मिक्स्ड स्ट्रक्चर है जिसमें इन तीनों की प्रॉपर्टी एसोसिएटेड होंगी। और ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर में दिखा दीजिए कि देखिए पॉजिटिव चार्ज यहाँ से चलना प्रारंभ कर रहा है, ठीक है, और घूमता घूमता टिकटॉक करते हुए कहाँ तक जा रहा है, यहाँ तक जा रहा है। तो इसमें यही दिखा देते हैं कि यहाँ से लेकर यहाँ तक बेटा पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है हाइब्रिड में, है ना। और जहां जहां पॉजिटिव चार्ज आ रहा है वहीं पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज लगा दीजिए, यहाँ भी डेल्टा पॉजिटिव है ना। फिर बेटा यहाँ नहीं आया, देखो यहाँ पे कोई चार्ज नहीं, फिर यहाँ अल्टरनेट पे आ रहा है थर्ड पोजीशन पे, फिर यहाँ लगा दिया, फिर यहाँ लगा दिया। तो ये आपका जो इस मैकेनिज्म को पूछा जाए कि इसमें इंटरमीडिएट क्या है, तो हम लोग इनको इंटरमीडिएट नहीं मानते हैं, हम लोग इंटरमीडिएट किसको मानते हैं, ये हाइब्रिड वाला जो है, और इसको नाम देते हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स। क्या नाम देते हैं, सिग्मा कॉम्प्लेक्स या आरिनियम है, ये थोड़ा ज्यादा फेमस है, आरिनियम है थोड़ा ज्यादा फेमस है। तो आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में व्हिच स्पीशीज बिहेव्स एज ए रिएक्टिव इंटरमीडिएट, तो हम लोग आंसर क्या देंगे, आरिनियम है। वैसे वो तीनों एग्जिस्ट कर रहे हैं लेकिन उनको हम लोग आइसोलेट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका जो मिक्स्ड स्ट्रक्चर है ना, जो एविडेंस मिलते हैं वो इस स्ट्रक्चर के मिलते हैं, इसलिए इसको हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका रिएक्टिव इंटरमीडिएट है जिसको हम लोग नाम दे रहे हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स या फिर आर्नियम है। ठीक है, बोलो भाई इतनी बात समझ में आई सर? हाँ बताओ, तो थोड़ा पकड़ लीजिए पहले। तो हम हाँ बिल्कुल बेटा, तो ये बात हम लोग को क्लियर रहनी चाहिए कि जब भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा तो बेंजीन इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगी और उसके कुछ रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकटायन बन रहे होंगे,
और उनका जो हाइब्रिड वाला स्ट्रक्चर है वो आपका फाइनल इंटरमीडिएट माना जाएगा, जिसको हम लोग नाम दे रहे हैं सिग्मा कॉम्प्लेक्स या आर्नियम। ठीक है, लेकिन ये बहुत स्टेबल तो नहीं है, क्योंकि इसमें आधा चांद ही बन पा रहा है और हम लोग को पूरा चांद चाहिए, मतलब पूरा सर्किल चाहिए। पूरे बेंजीन रिंग में रेजोनेंस नहीं हो पा रहा है, इतने ही पोर्शन में रेजोनेंस हो पा रहा है ना। तो रिंग चाहेगी कि फिर, जबकि पहले जो ओरिजिनल रिएक्टेंट था वो एरोमेटिक था, उस समय तो पूरे रिंग में रेजोनेंस हो रहा था, पूरी रिंग में पासिव डबल बॉन्ड आ रहा था। तो वो फिर से ये इंटरनेट चाहेगा कि एरोमेटिसिटी फिर से रिटेन हो जाए, जैसा पहले थी रिंग एरोमेटिक, फिर से है ना खुशहाली बाहर वापस आ जाए, है ना। तो कैसे, अब क्या होगा अगले स्टेप में, देखो अगले स्टेप में फिर से रिंग में एरोमेटिसिटी कैसे गेन होती है। देखिए, तो देखो ये जो इलेक्ट्रोफाइल का जो दूसरा बंधु होगा न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि देखो अकेला इलेक्ट्रोफाइल तो एग्जिस्ट करता नहीं है, उसका कोई निगेटिवली चार्ज स्पेसीज भी होगा, एनायन जिसको बोल सकते हैं ना। अब उसकी बारी आई और वो एनायन अब बेस की तरह बिहेव करेगा इस स्टेप में। ये आपका स्टेप 2 है मैग्नीज का, ठीक है। और ये वाला कार्बन जरा देखो बेटा, इस पूरे आर्नियम आयन में आप देखिए, तो ये वाला कार्बन जिससे इलेक्ट्रोफाइल अटैच्ड है, हाँ कॉन्जुगेट बेस, बिल्कुल सही है ना। तो वही कॉन्जुगेट बेस की अब बारी आ रही है, वो क्या करेगा इस पूरे स्ट्रक्चर में, ये वाला कार्बन देखो तो sp3 हाइब्रिडाइज है, इस पे हाइब्रिडेशन देखिए कितना है sp3। बाकी बेटा जितने कार्बन है वो सब sp2 है बेटा। देखो ये डबली बॉन्डेड है sp2, ये भी डबली बॉन्डेड है sp2, ये भी डबली बॉन्डेड है sp2, ये भी कार्बोकटायन वाला भी sp2 है ना। तो अगर इस स्ट्रक्चर में बोला जाए कि सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन कौन सा होगा, तो यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन जो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से साथ अटैच्ड है, ये आपका सबसे ज्यादा एसिडिक होगा। क्यों सबसे एसिडिक होगा, देखो अगर बेस इस हाइड्रोजन को चुरा ले, अगर बेस इस हाइड्रोजन को लेके सेपरेट हो जाए, तो आपको इसका जो नेक्स्ट स्पेसीज मिलेगा वो क्या मिलेगा, समझ पा रहे हैं? एक और प्लस आ जाएगा, क्या बनेगा बताओ? हाँ रेजोनेंस पूरी रिंग में आता है वो, देखो ये H अगर H प्लस करके निकलेगा, ये अगर बेटा हाइड्रोजन H प्लस करके निकल रहा है यहाँ पे, जैसे सपोज ये H प्लस करके निकलेगा, तो नहीं H प्लस करके निकलेगा, तो ये बॉन्ड पे छोड़ के जाएगा, है ना, ऐसे बॉन्ड पे लेके निकाल दिया तो H माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन देख रहे हैं ना, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन ये मूव कर रहे हैं, और ये मूव करके उस कार्बोकटायन का ऑक्टेट क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। तो फिर से डबल बॉन्ड आपका आ जाएगा अल्टरनेट पोजीशन पे, और हमारी रिंग एरोमेटिसिटी गेन कर लेगी। मतलब जो रिंग जैसे पहले बेटा रिंग एरोमेटिसिटी शो कर रही थी या एरोमेटिक थी, इस पाई बॉन्ड के आने की वजह से फिर से हमारी रिंग क्या हो जाएगी, एरोमेटिक हो जाएगी। तो यहाँ पे जो वो बेस है वो इस हाइड्रोजन को निकालेगा, और यही हाइड्रोजन आर्नियम आयन का सबसे एसिडिक हाइड्रोजन है ना, इसको आप बोल सकते हो, लिख सकते हो एसिडिक हाइड्रोजन। तो इसका जो सेकंड स्टेप है आप समझ पा रहे होंगे, ये एक एसिड बेस वाला स्टेप है ना। फर्स्ट स्टेप में तो सब्स्टिट्यूशन हुआ है ना, और सेकंड स्टेप में एसिड बेस मैकेनिज्म, और एसिड बेस मैकेनिज्म क्या होता है, काफी फास्ट होती है ना। तो सेकंड स्टेप इसका क्या होता है बेटा, फास्ट होता है, फर्स्ट स्टेप इसका स्लो होता है। तो ओवरऑल ये देखा जाए तो 2 स्टेप में कंप्लीट हो रही है मैकेनिज्म, ठीक है सर। हाँ बोलो बेटा। सर ये एक बार बता दीजिए sp3 वाला कार्बन सबसे एसिडिक क्यों था? हाँ देखो इसमें sp3 वाला एसिडिक इसलिए है क्योंकि ये जो आपका आप s कैरेक्टर से भी समझ सकते हो। देखो sp2 हाइब्रिडाइज जो कार्बन होते हैं ज्यादा s कैरेक्टर होता है, तो उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज्यादा होती है ना। और sp3 वाले थोड़ा से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप बेटर है कि इससे समझो कि जैसे बेस अगर इस हाइड्रोजन को निकालता है, तो इसका जो ये बॉन्ड पेयर है ये मूव करके फिर से एक डबल बॉन्ड तैयार कर रहा है, और उस डबल बॉन्ड के आने की वजह से हमारी रिंग में 6 पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज कर रहे हैं, तो हमारी रिंग क्या हो गई, एरोमेटिक हो गई। लेकिन अगर मान लो जैसे आप यहाँ का H निकाल लेते, सपोज यहाँ का H निकाल लेते, तो यहाँ पे बेटा जो निगेटिव चार्ज आता उसकी वजह से रिंग एरोमेटिसिटी गेन ना कर पाती,
है ना। अगर आप किसी sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन का H निकालते तो उसकी वजह से रिंग एरोमेटिसिटी गेन नहीं करती, इस वजह से बोल सकते हैं कि ये हाइड्रोजन सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होगा, क्योंकि इसके निकलने के बाद हमारा जो कंपाउंड है बहुत ज्यादा स्टेबल हो गया, एरोमेटिसिटी गेन कर लिया रिंग। ठीक है सर। बोलो बेटा। जहाँ पे जो कार्बन वो कार्बोकेटायन बने हैं वहां का हाइड्रोजन निकाल देंगे तो भी तो उससे प्लस चार्ज गायब हो जाएगा ना। अगर आप कहाँ का एच निकालने का बात कर रहे हैं, जो कार्बोकेटायन कार्बोकेटाइन वाले हैं। अच्छा जैसे आप कह रहे हैं कि यहाँ पे एक एच है ना, और ये H प्लस करके निकाल लिया आपने, है ना, तो यहाँ पे आ गया निगेटिव चार्ज। ठीक है, और निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव ऊपर वाला क्वासी एरोमेटिक है ना, न्यूट्रलाइज हो गया। अच्छा तो आपका प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा बेटा, वो ठीक है, वो पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाएगा, वो आपका कहना सही है, लेकिन रिंग में एरोमेटिसिटी तभी नहीं आ पाएगी। फिर क्या ये पॉसिबल प्रोडक्ट मतलब बनेगा साइडवेज? बहुत अनस्टेबल है, क्योंकि जब पैरेलल में एरोमेटिक प्रोडक्ट बन रहा है तो ये एक नॉन एरोमेटिक प्रोडक्ट है, तो नॉन एरोमेटिक प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी बहुत ही कम होगी, तो अगर बन भी रहा होगा तो कोई सिग्निफिकेंट यील्ड नहीं होगी, 2-3% वाली बनता होगा, है ना। ओके वैसे थ्योरी में इसका कोई जिक्र होता नहीं है। ठीक है सर। तो एक क्वासी एरोमेटिक हो, क्या करो, क्वासी एरोमेटिक, क्वासी एरोमेटिक क्वासी एरोमेटिक इसको बोलना ठीक तो नहीं लग रहा है, क्योंकि क्वासी एरोमेटिक ये होता है अपना जो सबसे फेमस एग्जांपल है। यस सही। तो इसमें H निकलने के बाद रिंग एरोमेटिक हो जाती है, तो इसमें H निकलने के बाद तो रिंग नॉन एरोमेटिक हो गई, है ना। बोलो भाई। अब यहाँ पे एक पॉइंट आता है कि ये बात समझ में आ गई जरूर, है ना, मैकेनिज्म वाला पॉइंट क्लियर। अब इसमें एक एनर्जी प्रोफाइल वाला कर्व बना लेते हैं, वो इससे और क्लियर हो जाएंगे। देखो पहले हमारे पास रिएक्टेंट थे, ठीक है, यहाँ पे मान लिया ये बेंजीन रिंग है, और पहला स्टेप इसका क्या है, स्लो है। सर जो वहीं से वो मूव जाता है वो उसका एक पोजीशन है, वो सर एडब्ल्यूजी है, सर वो जो होता है एक्टिव मैकेनिज्म, एक तरफ से पाई बॉन्ड से एक तरफ से नेगेटिव बॉन्ड। आपका कहना है कि एक तरफ से वो पाई बॉन्ड के साथ डीलोकाइज, मतलब जो एक होते हैं जैसे एक्टिव लाइन, मतलब वही सबसे हाईएस्ट एसिडिक होते हैं, चाहे फिर कुछ भी हो। हाँ एक्टिव एल्काइल ग्रुप की तरह है ये, बट उसको थ्योरी में नाम एक्टिव एल्काइल ग्रुप नहीं बोलेंगे। उसका रीजन ये है कि एक्टिव एल्काइल ग्रुप में वो कार्बोनिल ग्रुप के साथ अटैच है दोनों तरफ, है ना। यहाँ पे कार्बोनिल पाई बॉन्ड है, एक तरफ कार्बोनाइल है, तो वो सिमिलर टू बोल सकते हो, ठीक है, बट उसको थ्योरी में एक्टिव एल्काइल ग्रुप बोलना गलत हो जाएगा, ठीक है। इसको समझ सकते हो कि हाँ उसी की तरह ही बन रहा है इसका भी स्ट्रक्चर, ठीक है। तो देखो पहला स्टेप इसका स्लो है, तो इसमें पहला पहाड़ी ऊपर बनेगी हाइट की, और दूसरी पहाड़ी कम हाइट की, ठीक है, ऐसा इसका बनेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट है बेटा, रिएक्टेंट मतलब बेंजीन है, ठीक है, बेंजीन है, और क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, बेंजीन है और इलेक्ट्रोफाइल, C6H6 प्लस इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या बन रही है बेटा, यहाँ पे फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट बन रही है, TS1 बोल सकते हैं इसको, यहाँ पे क्या बन रही है, TS, है ना। अच्छा यहाँ बता सकते हो यहाँ क्या बन रहा है, यहाँ पे इंटरमीडिएट कौन था इसमें, कार्बोकेटाइन नहीं बोलना है, आर्जिनियम बोलना है। तो कार्बोकेटाइन अगर क्लासिकल कार्बोकेटाइन होता तो कार्बोकेटाइन बोला जाता है, लेकिन यहाँ पे वो एक विचित्र प्रकार का कार्बोकेटाइन है जो रेजोनेंस में स्टेबलाइज है, तो उसको एक नया नाम दे दिया गया है ना, उसको आर्जिनियम यहाँ बोल दिया जाए, तो हम लोग उसको आर्जिनियम या सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोलेंगे इस मैकेनिज्म, ठीक है, आर्जिनियम।
उसको मन में समझ सकते हो कि हाँ वो कार्बोकेटाइन है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कार्बोकेटाइन है, बट वो उनका जो मिश्रण है वो एल्यूमिनियम आयन बन जाता है, इसलिए आरसी को मान लेते हैं। ये आपका इंटरमीडिएट है, आई लिख दिया मैंने। फिर इसके बाद है ना, जब वो बेस H निकाल रहा होगा तो यहाँ भी टिक टॉक करेक्टर आ रहा होगा, उसका बॉन्ड टूट रहा होगा, है ना, तो फिर एक सेकंड ट्रांजिशन स्टेट बन रही होगी। तो फाइनली वो जब एरोमेटिसिटी गेन कर लेगा तो वो तो बेटा फाइनल प्रोडक्ट हो जाएगा। हाँ क्या करें बेटा? सेकेंड है, देखो जिस समय बेटा ये बेस जो है वो इस H को निकाल रहा होगा तो यहाँ पे ये बॉन्ड टूट रहा होगा, ऐसे टिक 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 यहाँ पे करेक्टर आ रहा होगा पार्शियल वाला, और ये पाई बॉन्ड घूम रहा होगा तो यहाँ भी टिक 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 ऐसे पाई बॉन्ड बन रहा होगा। इसका ये वाला बॉन्ड टूट रहा होगा बेटा, कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, और इधर पाई बॉन्ड बन रहा होगा तो वे TS बन रही होगी वहां पे, है जहाँ ओल्ड बॉन्ड एक बॉन्ड टूट रहा है, एक फॉर्म हो रहा है, पाई बॉन्ड बन रहा है, उसी को TS2 बोल रहे हैं। तो ये आपका ओवरऑल एनर्जी प्रोफाइल है, और इसका पहला स्टेप ही हमारा क्या है, स्लो होता है, ठीक है। तो इन जनरल बोला जाता है कि जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो उसमें एनर्जी प्रोफाइल ऐसा बनता है, ठीक है, क्लियर? हाँ उसी प्यार है वो, एक्चुअली इसी से कनेक्ट हो रहा है ना। पहले इसको आप जरूर बना लो सब लोग, ठीक है, क्लियर है। फिर इसमें एक आइसोटोपिक इफेक्ट की बात की जाती है कि जैसे अभी तो मैंने बेंजीन का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कराया है ना, तो बेंजीन के प्रत्येक कार्बन पे अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन बैठा हुआ है, ठीक है, और कोई एक इलेक्ट्रोफाइल आया गाना गाते हुए, उसने अल्टीमेटली H को हटाया, आके खुद बैठ गया, ऐसा लग रहा है हम लोग को देखने में, है ना। फाइनली जो भी मैकेनिज्म है उसको अगर ना देखें और सीधे सीधे मोटी मोटी बात करें तो एक इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है, हाइड्रोजन को हटा रहा है। लेकिन अगर आपको बोला जाए कि आपको ये कंपाउंड दे दिया जाए, C6H6 ना देकर C6D6 दे दिया जाए, तो बेंजीन के सारे हाइड्रोजन 6 के 6 हाइड्रोजन ड्यूटेरियम से रिप्लेस कर दिए जाए, और बेटा इसका कराया जाए क्या, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, है ना। तो इस रिएक्शन का रेट और जब बेंजीन का करा रहे थे सब्स्टिट्यूशन, उस रिएक्शन का रेट में क्या डिफरेंस होगा, क्या रेट बराबर होगा या किसी केस में ज्यादा होगा? तो बेंजीन का ज्यादा होगा। बेंजीन का ज्यादा होगा, यस यस। तो इसमें यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट आता है कि अगर बेटा हर जगह डी बैठाल भी देंगे हम लोग, चलो कोई बात नहीं, डी बैठाल दिया, तो डी जो निकल रहा है, डी का रिमूवल जो होगा वो उसके फर्स्ट स्टेप का पार्ट है कि सेकंड स्टेप का पार्ट है? सेकंड स्टेप का, और सेकंड स्टेप तो फास्ट स्टेप है, सेकंड स्टेप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप नहीं। इसका मतलब H का निकलना और D के निकलने में रिएक्शन के रेट में कोई इफेक्टिव फर्क नहीं आएगा, लगभग रेट बराबर आएगा, है ना। अगर D का निकलना या H का निकलना उसके स्लोएस्ट स्टेप का पार्ट होता, मतलब फर्स्ट स्टेप का पार्ट होता, तो 100% रेट चेंज हो जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे चेंज नहीं होता है, तो बोलते हैं कि यहाँ पे आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व ही नहीं होता है ना। इसलिए बोलते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में इन जनरल देखा जाता है कि आइसोटोपिक इफेक्ट नहीं एराइज होता है। मतलब अगर रेट की बात करें तो C6H6 और C6D6 या ट्राइटिलियम को बैठा दें और रेट की बात करें तो वो लगभग क्या आता है, सेम आता है ना। इन जनरल की बात हो रही, हाँ, लेकिन अभी अगर हम लोग धीरे आगे बढ़ेंगे तो उसमें कुछ पर्टिकुलर केस में देखेंगे कि वहां पर फर्क आता है, जैसे सल्फोनेशन में फर्क आता है और आयोडोनेशन में फर्क आता है, ठीक है। तो रेट सेम होता है यहाँ पे इन केस ऑफ नाइट्रेशन। जब हम लोग नाइट्रेशन कराते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हेलोजिनेशन कराते हैं जैसे क्लोरोनेशन ब्रोमोनेशन कराते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन वगैरह में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन उनमें रेट सेम रहता है क्योंकि उनकी मैकेनिज्म बिल्कुल ऐसे ही होती है, सिमिलर होती है ना। मतलब उसका उनमें सभी का सेकंड स्टेप ही बेटा फास्ट होता है और
उसके फास्ट स्टेप पे रेट डिपेंड नहीं करता। अच्छा, यहाँ पे काइनेटिक्स की अगर अकॉर्डिंग बोला जाए तो रिएक्शन का रेट किस पे डिपेंड करेगा? एक तो बेंजीन के कंसंट्रेशन पे और दूसरा इलेक्ट्रोफाइल, है ना, क्योंकि इसका पहला स्टेप फ्लो है ना, और दोनों की पावर का सम क्या हो जाएगा 1 + 1 2। इसीलिए बेटा ये कितने ऑर्डर की रिएक्शन बोल रही है? सेकंड ऑर्डर। हाँ बोलो बेटा। सर यहाँ पे रेट में चेंज नहीं आएगा, पर बॉन्ड एनर्जी में चेंज आएगा। बॉन्ड एनर्जी तो अलग अलग होती ही है, जितना हैवियर आइसोटोप होता है ना उसकी बॉन्ड एनर्जी भी ज्यादा होती है। तो उसमें हाँ आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए सर कि रेट में तो चेंज नहीं होगा, समझ में आ गया, लेकिन बॉन्ड एनर्जी सबकी अलग अलग है, तो ग्राफ में चेंज कहाँ पर आएगा? तो ग्राफ में चेंज बेटा देखो इसकी एंथैल्पी पे आएगा। देखो यहाँ पे जैसे ये एंथैल्पी डेल्टा एच है अगर बेंजीन का करा रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, लेकिन जो सीडी बॉन्ड है, सीडी बॉन्ड तोड़ने में ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है सीएच बॉन्ड के टूटने में। इसका मतलब ये वाली रिएक्शन थोड़ी ज्यादा एंडोथर्मिक होगी, मतलब थोड़ी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। ओवरऑल होंगी सारी एक्सोथर्मिक, लेकिन हाइड्रोजन C6H6 में ये गैप ज्यादा होगा, डेल्टा ज्यादा निगेटिव होगा, और C6D6 में वो लेस निगेटिव हो जाएगा, है ना, यहाँ फर्क आ रहा है। डेल्टा एक्स में फर्क आएगा, आल्दो सभी के डेल्टा एक्स निगेटिव ही होंगे क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ओवरऑल एक्सोथर्मिक होती है, लेकिन इस ये वाले स्टेप में थोड़ी ज्यादा एनर्जी इन्वॉल्व हो जाएगी सीडी के बॉन्ड टूटने में, तो डेल्टा एच थोड़ा सा लेस निगेटिव हो जाएगा। अगर ड्यूटेरियम बैठ जाएगा तो ट्राइटियम में और लेस निगेटिव हो जाएगा, मतलब डेल्टा एच में फर्क आएगा बट रेट सेम रहेगा, ठीक है। सर आपने गैप के लिए क्या बताया सर डेल्टा एच के? डेल्टा एच का जो ये गैप है ना यहाँ पे, इसको आप ऐसे बना सकते हो, देखो ये वाला और ये वाला, ठीक है, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है ना वो एंथैल्पी है रिएक्शन, और ये निगेटिव होती है, एक्सोथर्मिक होती है, तो बेंजीन में ये सबसे ज्यादा निगेटिव होगी, लेकिन बेंजीन अगर C6D6 ले लेंगे तो थोड़ा सा ये लेस निगेटिव, मतलब ये प्रोडक्ट की एनर्जी थोड़ी सी ऊपर हो जाएगी, तो ये थोड़ा सा लेस निगेटिव हो जाएगा डेल्टा एच, है ना, C6D6 के केस में। और ट्राइटियम ले लेंगे ना तो और कम हो जाएगा, प्रोडक्ट और कम स्टेबल हो जाएगा, हाँ कम स्टेबल हो जाएगा, है ना, मतलब पोटेंशियल एनर्जी अभी यहाँ लाई कर रहे हैं प्रोडक्ट की, C6D6 में थोड़ी ऊपर लाई करने लगेगी और C6D6 में थोड़ी और ऊपर रहेगी, वो निगेटिव रिएक्टेंट से कम ही रहेगी, लेकिन वो डेल्टा एच लेस निगेटिव हो जाएगा थोड़ा सा, है ना। तो वो इसलिए ये चीज मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर से उसका एंथैल्पी इफेक्ट आएगा, ठीक है ना। हाँ डेल्टा नेगेटिव, तो इसमें प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, एवरेज एनर्जी रिएक्टेंट की ज्यादा है, तो प्रोडक्ट की एवरेज एनर्जी माइनस रिएक्टेंट की, इसी को डेल्टा एच बोलते हैं, और वो डेल्टा एच निगेटिव आ रहा है तीनों केस में, है ना, क्लियर। अब देखो इसके बाद अगला, अब देखो अब एक एक करके हम लोग इसको यदि तो हम लोग जनरल पढ़ रहे थे, ठीक है। अब इलेक्ट्रोफाइल का चेहरे पे डिपेंड करेगा कि वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को नाम क्या दिया जाएगा। तो सबसे जो फेमस जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है वो नाइट्रेशन होता है, बेंजीन का नाइट्रेशन, ठीक है। सबसे जो फेमस इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो ये वाली होती है, नाइट्रेशन और बेंजीन, ठीक है। अब एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे कि कितने डिफरेंट टाइप से इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है। तो इसमें पहला एग्जांपल बेटा नाइट्रेशन और बेंजीन। अच्छा, नाइट्रेशन और बेंजीन, बेंजीन का नाइट्रेशन कराने के लिए हमें बेटा एक नाइट्रेटिंग एजेंट की हेल्प लेनी होती है, बिना इसके तो नाइट्रेशन कराना पॉसिबल नहीं होता, और वो नाइट्रेटिंग एजेंट होता है इन दोनों का मिश्रण, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड और कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड का जो मिक्सचर होता है, इट बिहेव्स एज ए नाइट्रेटिंग एजेंट। अगर आपको बेंजीन में का नाइट्रेशन कराना है तो इन दोनों का मिक्सचर हमें लेके चलना पड़ेगा, किसका किसका, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड और उसमें कुछ लिटिल अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड मिलाना होगा। इसका इसका अमाउंट ज्यादा होता है, इसका कम, लगभग 80:20 का कुछ रेशियो लिया जाता है, ठीक है। और ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं ना तो इससे एक इलेक्ट्रोफाइल उत्पन्न होता है, इससे एक इलेक्ट्रोफाइल आता है पिक्चर में,
ये होता है NO2+, इसको बोलते हैं नाइट्रोनियम है। और ये NO2+, ये अब इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा बेटा। और जैसे अभी ऊपर मैग्नीज पढ़ी थी वहां पे तो E+ जनरल लिखा हुआ था, अब वो E+ चेहरा बन गया NO2+। इसका मतलब ये NO2+ रिंग पे सब्स्टिट्यूशन दे देगा, है ना। इसका मतलब अगर हम लोग ऐसे लिखें कि बेंजीन और प्लस क्या लिख दें, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड, एरो के ऊपर सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि ये कैटालिटिक अमाउंट में होता है ना, इसलिए एज ए कैटलिस्ट लिख दिया जाता है। तो इसमें रिंग में आके कौन आके बैठ जाएगा, NO2, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल इसमें क्या है, NO2 है, और प्लस वाटर निकल जाएगा। तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगी, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। यहाँ पे बेंजीन का क्या हो गया, नाइट्रेशन हो गया। एक NO2 ग्रुप ने बेंजीन के एक हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर दिया है, ठीक है। तो इसको बोल देते हैं क्या हम लोग, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन, ठीक है, क्लियर। तो आप लोग को ये याद रखना है, नाइट्रेटिंग एजेंट याद रखना बेटा। देखो नहीं, वो रिएक्शन इनिशिएट कराने के लिए हीट देनी पड़ती है। इसका मतलब ये नहीं कि इस रिएक्शन का डेल्टा एच पॉजिटिव है, ठीक है, थोड़ा सा इनिशिएट कराने हीट देनी पड़ती है, लेकिन ओवरऑल डेल्टा एच अगर कोई पूछे तो नेगेटिव है, ठीक है। अच्छा, कुछ और भी नाइट्रेटिंग एजेंट है इसके अलावा, वैसे सबसे फेमस यही है, ज्यादातर मैक्सिमम एग्जांपल में आपको यही लिखा हुआ मिलेगा, कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड प्लस कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। तो आप देख के समझ जाइएगा कि वो नाइट्रेटिंग एजेंट ले रखा है उसने, और बेंजीन रिंग में NO2 आके बैठ जाएगा, NO2 आके चिपक जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके अलावा दो नाइट्रेटिंग एजेंट और हैं, ये भी लिए जाते हैं। एक आपका लिख लीजिए फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड प्लस कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी ले सकते हैं। ये थोड़ा और ज्यादा वायलेंटली रिएक्ट करता है ना। फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड प्लस कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड काफी फास्ट रेट से नाइट्रेशन कराता है ना। फ्यूमिंग एक्चुअली क्या होता है कि नाइट्रिक एसिड दो तरह का होता है, लैब में आप अगर कभी देखोगे। हाँ, अभी तो इसका विनीत आंसर इसका मिलेगा, अभी मैकेनिज्म करेंगे ना, तो वहां पे इसका आंसर छुपा हुआ है कि सल्फ्यूरिक एसिड का क्या रोल है, ठीक है, बताते हैं उसको। तो हाँ, फ्यूमिंग का मैं बोल रहा था कि नाइट्रिक एसिड लैब में दो तरह का होता है। एक नाइट्रिक एसिड आप देखेंगे कि वो नॉर्मल कंसंट्रेट नाइट्रिक एसिड जो होता है वो नॉर्मली रखा रहता है, कुछ उसमें देखने में आपको कुछ ऐसा कुछ चेंज होता हुआ नहीं दिखाई देगा। लेकिन जो फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड होता है, ये वैसे लैब में स्कूल लैब में तो रखा ही नहीं जाता है, क्योंकि फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड काफी डेंजरस होता है, इसको तेजाब भी बोल सकते हो, है ना। तो इसको लैब में नहीं रखा जाता है। इससे क्या होता है, इससे फ्यूम्स निकलती रहती है, इससे लगातार क्या निकलती रहती है, फ्यूम्स, वाइट डेंस फ्यूम। वो फ्यूम्स एक्चुअली N2O5 की वेपर्स होती हैं, ऐसे रखे रहते लग रहा है पता नहीं क्या निकल रहा है ना। वो लगातार फ्यूम्स इससे निकलती रहती है। किसकी फ्यूम होती है, N2O5 की फ्यूम्स होती है, और वो बहुत भयानक होता है। उसमें मतलब किसी मान लो बोलते हैं कि किसी इंसान को डाल दो तो उसमें हड्डियां बचेगी, बाकी सब गल जाएगा, है ना। इतना तेजाब मान लो उसको, तेजाब के बड़ा भाई फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड, है ना। फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड, हाँ, N2O5 नहीं, पॉइजनस नहीं होती, N2O5 की वेपर पॉइजनस नहीं होती है ना। तो ये काफी मतलब कंसंट्रेटेड होता है वो, ये समझ सकते हो। और एक तीसरा भी होता है N2O5 वेपर। N2O5 की वेपर के साथ भी अगर करा दी ना बेंजीन रिएक्शन तो भी नाइट्रेशन हो जाता है, क्योंकि देखो ये अभी आप लोग P ब्लॉक जब पढ़ोगे तो N2O5 को बोला जाता है कि ये वेपर स्टेट में आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बहुत खतरनाक आइटम है ये। वेपर स्टेट में कैसे एग्जिस्ट करता है, NO2 प्लस NO3 माइनस। इसमें क्या छुपा हुआ है, इसमें छुपा हुआ है इलेक्ट्रोफाइल NO2 प्लस, और यही NO2 प्लस दे देगा सब्स्टिट्यूशन, है ना। तो डायरेक्ट N2O5 की वेपर से भी करा देते हैं तो भी नाइट्रेशन हो जाता है, हाँ। तो ये तीन आपके एजेंट याद रखने, दीज आर नाइट्रेटिंग एजेंट। और बेंजीन या बेंजीन के किसी डेरिवेटिव की रिएक्शन अगर इनमें से किसी के साथ कराएंगे तो बेंजीन रिंग में एक NO2 आगे 100% जुड़ जाएगा, ठीक है ना। अब इसकी मैकेनिज्म में आते हैं। जैसे क्वेश्चन बच्चे ने पूछा भी है कि ये सल्फ्यूरिक एसिड का रोल क्या है, व्हाट इज द रोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन नाइट्रेशन, है ना, क्यों ले रहे हैं, ना ले तो क्या नहीं होगा। तो देखो इसका रोल है, इम्पोर्टेंट है। होता क्या है बेटा, यही रिएक्शन इनिशिएट करता है कहीं ना कहीं।
वैसे तो कैटालिटिक अमाउंट में डाला जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेट होता है, कंसंट्रेट एसिड थोड़ा वीक एसिड होते हैं, ठीक है। तो ये पार्शियली आयनाइज होगा H+ आयन और HSO4 माइनस। तो जैसे ही आप इसको लेंगे तो सॉल्यूशन में H+ आयन आने शुरू हो जाएंगे। और ये जो नाइट्रिक एसिड है ये एक्सेस में है, ठीक है। और जैसे ही H+ आयन आने शुरू होंगे तो नाइट्रिक एसिड यहाँ पर बेस की तरह बिहेव करेगा। अच्छा आपको ये बताओ, आपको ये पता है कि नहीं कि जैसे दो एसिड है, दो एसिड के मिक्सचर में कौन एसिड की तरह बिहेव करेगा, कौन बेस की तरह, ये कैसे डिसाइड करेंगे? हाँ, इन दोनों में जो रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग है वो H+ आयन ब्रॉस्टेल लॉ की थ्योरी बोलते हैं कि दो एसिड के मिक्सचर में जो ज्यादा है, जिसका Ka ज्यादा होता है वो एसिड की तरह बिहेव करता है, और जो जिसका K कम होता है वो बेस की तरह बिहेव करता है। जो ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है वो सल्फ्यूरिक एसिड है, तो वो H+ आयन देगा और वो फिर H+ आयन एक्सेप्ट करेगा। प्रोटॉन डोनर आर कॉल्ड ब्रॉस्टेल एसिड एंड प्रोटॉन एक्सेप्टर आर कॉल्ड ब्रॉस्टेल बेस। तो इसमें जो नाइट्रिक एसिड है बेटा वो ब्रॉस्टेल और इसका K वैल्यू सल्फ्यूरिक एसिड थोड़ा कम होता है, तो यहाँ पर ये बेस की तरह बिहेव करता है नाइट्रिक एसिड ब्रॉस्टेल और बेस। और वो जो H+ आयन आ रहे हैं जो सल्फ्यूरिक एसिड से की आयनाइजेशन से मिल रहे हैं हम लोगों को, ये OH जो ग्रुप देख रहे हैं ना, ये OH ग्रुप, ये O पे जो लोन पेयर है ये जाकर अटैक करना शुरू कर देगा H+ पे, ठीक है। ये यहाँ पे अटैक मारेगा और ये जब अटैक करेगा तो आप समझ पा रहे हैं यहाँ पे क्या बन रहा है, वो वही जाना पहचाना आयन ऑक्सोनियम आयन है ना। ये ऑक्सोनियम इतना पार्ट आप देखो तो ये ऑक्सोनियम आयन बन गया है ना। और ये आयन है ना, कौन सी मूवी देख के आया? पुष्पा मूवी देख के आया। पुष्पा ये तो रुकेगा नहीं भाई, ये तो निकल लेगा। तो भैया ये बनते ही अनस्टेबल है, तुरंत वाटर मॉलिक्यूल लीव कर जाता है साइमल्टेनियसली, और बेटा ये कहने को उसको पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज करना है, ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज हाईली अनस्टेबल होगा। तो यहाँ पे आपका इंटरमीडिएट क्या बन जाएगा? NO2+, है ना, ये बन गया आपका नाइट्रोनियम है, ठीक है। इस तरह से ये आयन बनता है। तो जैसे इसमें जैसे आपसे कभी पूछा जाए कि व्हाट इज द रोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, तो आप आंसर बोल सकते हैं सल्फ्यूरिक एसिड बिहेव्स एज ए ब्रॉन्स्टेल एसिड एंड इट जनरेट नाइट्रोनियम है। क्योंकि अगर ये H+ आयन ना देता सल्फ्यूरिक एसिड तो ये नाइट्रोनियम आयन बन ही नहीं पाता है, ठीक है। तो एक तरह से नाइट्रोनियम आयन के फॉर्मेशन में उसका मेन रोल है। अब एक बार NO2+ बन गया, एक बार सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोफाइल आ गए, बेंजीन तब तक वेट करती रहेगी, है ना। वो कहेगी भैया बन जाने दो इलेक्ट्रोफाइल। एक बार इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा, जैसे ही बनेगा तुरंत वो उस पे अटैक कर देगा इलेक्ट्रोफाइल के, और फिर से वही बात है, वही पुरानी अभी जो नेकलेस पड़ी थी वही रिपीट हो जाएगी। यहाँ पे एक रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकैटायन बनता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। और वो कार्बोकैटायन जो है तो देखेगा पड़ोस में डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो उसका मन मचलेगा और वो क्या हो जाएगा, रेजोनेंस में इन्वॉल्व होने लगेगा, ठीक है। तो उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना दीजिए बेटा, इसका सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा तो ये घूम के इधर आ जाएगा, ठीक है। और ऐसे ही वो डिंग डॉलिंग करता रहेगा। सेकंड स्ट्रक्चर ये बना दिया, ठीक है। इसके बाद जैसे ही वो इधर आएगा तो फिर एक उसको मिल जाएगा डबल बॉन्ड पड़ोस में, है ना। तो यहाँ पे फिर वो एक बार रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाएगा। तो फाइनली आप समझ रहे होंगे बात को कि 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे और वो डिलोकलाइज करता 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 जब तक इलेक्ट्रोफाइल के बगल वाले कार्बन तक नहीं पहुंच पाएगा तब तक वो डिलोकलाइज करता रहेगा। हाँ बेटा, कहाँ कुछ गड़बड़ हो गया क्या? सही। तो यहाँ तक पहुंच गया पॉजिटिव चार्ज, लेकिन अब रास्ता ब्लॉक हो गया, कोई पाई बॉन्ड है नहीं स्केलेटन में, आगे वो रेजोनेंस नहीं कर पा रहा है। तो अब किसकी बारी आएगी? अब ये आया हमारा एसिड का कॉन्जुगेट एनायन, मतलब कॉन्जुगेट बेस HSO4- आयन,
और ये बेटा बेस की तरह बिहेव करेगा और इस स्ट्रक्चर के सबसे ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल के भागेगा। तो कौन सा हाइड्रोजन सबसे ज्यादा एसिडिक है? नाइट्रेट। हाँ, तो आर्जिनिमाइन में जिस कार्बन पे इलेक्ट्रोफाइल जोड़ता है उसी कार्बन का H सबसे ज्यादा एसिडिक होता है ना इस मैकेनिज्म में। तो सबसे ज्यादा एसिडिक बेटा यही वाला हाइड्रोजन है, तो ये इसी को रिमूव करा लेगा, है ना। ये आएगा और इसी को रिमूव करेगा, H+ करके निकलेगा और अपना ये बॉन्ड पेयर शिफ्ट करेगा और यहाँ पे पाई बॉन्ड मिल जाएगा। ठीक है, फिर से बेंजीन रिंग में एरोमेटिसिटी गेन हो जाएगी और नाइट्रोबेंजीन आपका प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, तो सल्फ्यूरिक एसिड देखो रिटेन हो गया है ना, क्योंकि वो कैटलिस्ट की तरह एक तरह बिहेव कर रहा है, वापस फिर से रिटेन हो गया सल्फ्यूरिक एसिड, इसलिए इसको एरो के ऊपर लिख दिया जाता है नाइट्रेशन, है ना। मतलब लिखते समय ऐसे लिख के दिया जाएगा कि कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड एरो के ऊपर लिख के दिया जाएगा और नाइट्रिक एसिड साइड में, क्योंकि रिएक्ट तो केवल नाइट्रिक एसिड ही कर रहा है सही मायने में। हाँ नहीं, ठीक है, क्लियर। तो इसी मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं? नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। क्लियर हो रही बात है? हाँ देखो, रोल ऑफ मैंने लिख भी दिया है, ये कई बार पूछ दिया था ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि व्हाट इज द रोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन। तो बेटा इसके मेन दो रोल बोले जाते हैं। पहली बात तो ये बेटा ब्रॉन्स्टन लॉरी एसिड की तरह बिहेव कर रहा है और कहीं ना कहीं वो H+ आयन दे रहा है और नाइट्रोनियम आयन का फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है। दूसरा है कि डिहाइड्रेटिंग एजेंट का भी एक्शन होता है, क्योंकि कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड है तो अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी होता है और इसमें बाई प्रोडक्ट में वाटर निकल रहा होगा, आपने कहीं देखा ध्यान से? हाँ, ये देखो इस स्टेप में क्या निकला है? वाटर निकला है, तो ये वाटर को निकालने में हेल्प भी कर रहा है। तो इसका एक ये भी एक्शन यहाँ पर बोला जाता है कि एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह भी बिहेव कर रहा है। तो दोनों इसके एक्शन है, ठीक है, और इन दोनों की वजह से आसानी से नाइट्रेशन हो जाता है। ठीक है, तो ये एसिड की तरह बिहेव कर रहा है, साथ ही साथ ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है। ठीक है, एसिड की तरह बिहेव कर रहा है तो इस वजह से वो नाइट्रोनियम आयन बनाने में हेल्प कर रहा है। ठीक है, क्योंकि वो अगर H+ आयन ना देता अपना तो नाइट्रोन ऑक्सोनियम आयन ना बनता, ऑक्सोनियम आयन नहीं बनता तो फिर नाइट्रोनियम आयन ना बनता, है ना, फिर इलेक्ट्रोफाइल बनता ही नहीं, तो बेंजीन अटैक इसके करती। ठीक है, तो ये इसमें आप बोल सकते हो। क्लियर हो गया नाइट्रेशन की में इतना ही है। फिर इसके बाद सेकेंड टाइप का जो आपका इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है वो सल्फोनेशन होता है, सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। ठीक है, सल्फोनेशन में बेटा जो रिएजेंट होता है वो आप याद रखिए, क्योंकि आपको ज्यादातर रिएजेंट ही देखकर पहचानना होगा कि यहाँ पर क्या रिएक्शन होने वाली है। तो अगर बेटा बेंजीन की रिएक्शन कभी आपको कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से कराई जा रही, ओनली कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड ना डाला जा रहा हो साथ में, तो समझ जाना वो सल्फोनेशन है। ठीक है, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड प्लस नाइट्रिक एसिड तो समझ जाना वो नाइट्रेशन हो रहा है वहां पे, है ना। तो ओनली कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड लिया जा रहा हो, या फिर बेटा इसका सब्स्टिट्यूट ओलियम भी होता है, वी कैन टेक ओनली ओलियम, है ओलियम भी। ओलियम का फॉर्मूला पता है लोगों? ओलियम होता है H2SO7। ठीक है, तो ओलियम भी लेते हैं तो भी नाइट्रेशन सल्फोनेशन हो जाता है। तो सल्फोनेशन कराने के लिए वी हैव टू टेक कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड और ओलियम, इन दोनों में कोई एक लेना पड़ता है। इन्हें ही सल्फोनेटिंग एजेंट बोला जाता है। ठीक है, तो या तो सल्फ्यूरिक एसिड लेते हैं हम लोग कंसंट्रेट या फिर ओलियम। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? यस। अब देखो यहाँ पे रिएक्शन देखो लिखी हुई है, ये कंप्लीट रिएक्शन होती है सल्फोनेशन की। ये बेंजीन लिया गया है और उसकी रिएक्शन करा दी गई है कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड से। तो इसमें रिंग में आकर SO3H आकर अटैच हो जाता है फाइनली। ठीक है, अभी इसकी मैकेनिज्म देखेंगे कैसे अटैच हो रहा है।
है ना। तो इसमें जो मेन प्रोडक्ट बनता है वो यही बनता है, इसी को बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसका नाम क्या है? बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और प्लस वाटर अलग हो जाता है, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपका सल्फोनेशन की कंप्लीट रिएक्शन है। बेंजीन प्लस कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड, ऐसे को ओलियम भी ले सकते हैं हम लोग। तो बेंजीन रिंग में SO3H ग्रुप की एंट्री हो जाएगी और प्लस वाटर बाहर निकल जाएगी, ठीक है। इसी को सल्फोनेशन बोला जाता है। अब ये हो कैसा रहा है, इसकी मैकेनिज्म को समझ लेते हैं, ठीक है। तो इसमें देखो कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड जो ले रहे हैं एक सिंगल रीजेंट है, जबकि नाइट्रेशन में 2 रीजेंट थे, नाइट्रिक एसिड प्लस कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड। यहाँ पे अकेला यही है। तो यहाँ पे बोलते हैं कि इसमें पहले स्टेप में ऑटोप्रोटोलिसिस होती है। सल्फ्यूरिक एसिड की क्या हो जाती है? ऑटोप्रोटोलिसिस। ये वर्ड से कुछ याद आ रहा है ऑटोप्रोटोलिसिस से? अच्छा देखो, आयनिक इक्विलिब्रियम में आपने वाटर की ऑटोप्रोटोलिसिस पढ़ी हुई है कि वाटर के 2 मॉलिक्यूल जब आपस में रिएक्ट करते हैं, एसिड और बेस, तो वाटर क्योंकि एम्फोटेरिक टाइप की स्पेसीज है, वाटर एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकता है। तो उसमें एक वाटर एसिड की तरह बिहेव करता है, अपना H+ आयन देता है, और दूसरा उस H+ आयन को एक्सेप्ट करके बेस की तरह बिहेव करने लगता है। तो ये बना देगा ऑक्सोनियम आयन और ये बना देगा OH आयन, और एक रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। तो इस पूरे फिनोमिनन को बोलते हैं ऑटोप्रोटोलिसिस ऑफ वाटर। वाटर के मॉलिक्यूल ने अपने ही जैसे दूसरे वाटर का प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लिया, एक ने दिया और एक ने एक्सेप्ट कर लिया, और इस तरह के इक्विलिब्रियम को ऑटोप्रोटोलिसिस बोलते हैं। तो यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड भी एक तरह देखा जाए कि ये प्रोटॉन दे भी सकता है, ले भी सकता है, ये भी एम्फोटेरिक टाइप का ही है। तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल देखो मैंने लिखे हैं, है ना, जिसमें एक मॉलिक्यूल अपना प्रोटॉन दे रहा है। जैसे इसका ये वाला प्रोटॉन थोड़ा कलर कर देता हूँ, ये अपना प्रोटॉन दे रहा है, और ये वाला बेटा जो दूसरा मॉलिक्यूल है उसका OH आयन ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है। वैसे अटैक ये कर रहा होगा, अटैक हमेशा न्यूक्लियोफाइल की तरफ से होता है, तो एरो ऐसा बनना चाहिए, ठीक है, इधर से दोनों, और ये इसका प्रोटॉन लेके भाग रहा होगा, ठीक है। तो होगा क्या बेटा, ये प्रोटॉन, ये OH इसका प्रोटॉन लेके भागेगा, तो ये तो ऑक्सोनियम आयन बना देगा, है ना, और ये वही निकल लेगा, रिमूव हो जाएगा। और इसके निकलते ही ये आयन आप समझ पा रहे क्या बन रहा है? हाँ, SO3H और सल्फर पे कौन सा चार्ज आ गया? प्लस। अच्छा हाँ, ये वाला ये बना हुआ देखो, ये HSO4 माइनस आयन, ठीक है। और HSO4 माइनस आयन कैसे बिहेव करेगा यहाँ पे? बेस की तरह। अब ये क्या करेगा, इसके जो ये बना है SO3H प्लस, उसका एसिडिक हाइड्रोजन निकाल रहा है। देखो ये इसका एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा, तो साइमर जैसे निकालेगा बेटा यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और वो नेगेटिव चार्ज यहाँ मूव करके इस पॉजिटिव चार्ज को परमानेंटली स्टेबलाइज कर देगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, जिससे एक न्यूट्रल स्पेसीज बनेगी जिसको बोलते हैं SO3। तो ये आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। आपसे कोई पूछे कि सल्फोनेशन में इलेक्ट्रोफाइल कौन है, तो वो है न्यूट्रल SO3, है ना। ये जो SO3 बन रहा है ना, इट बिहेव्स एज ए इलेक्ट्रोफाइल इन सल्फोनेशन। हाँ, अब इसमें लग रहा होगा सर ये इलेक्ट्रोफाइल क्यों है, तो उसका रीजन है कि देखो इस पे कोई पॉजिटिव चार्ज नहीं है। इलेक्ट्रोफाइल 2 तरह के होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज या फिर कुछ न्यूट्रल होते हैं। ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। और ये क्यों इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है? क्योंकि सल्फर के पास वैकेंट d ऑर्बिटल है ना, सल्फर अपना ऑक्टेट और अभी एक्सपेंड कर सकता है, ठीक है, इसलिए ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह क्यों बिहेव कर रहा है? बिकॉज सल्फर हैव वैकेंट d ऑर्बिटल, ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये ऑब्जेक्टिव में सबसे ज्यादा पूछा था क्वेश्चन की सल्फोनेशन में बताइए कौन सी स्पेसीज इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करती है, तो आंसर है न्यूट्रल SO3। न्यूट्रल SO3 जो होती है, ये जो बन रहा बेटा, ये है इलेक्ट्रोफाइल। जबकि नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल क्या था? NO2 प्लस। नाइट्रेशन में NO2 प्लस था, लेकिन सल्फोनेशन में न्यूट्रल SO3, ठीक है। न्यूट्रल SO3 जो होता है ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है सल्फोनेशन में, ठीक है। तो इतना पहले आप नोट कर लीजिए। तो ये ऑटोप्रोटोलिसिस से बनता है बेटा, एक सल्फ्यूरिक एसिड दूसरे पर अटैक करता है, तो एक बना लेता है ऑक्सोनियम आयन, वो निकलता है,
तो सल्फर पे पॉजिटिव चार्ज आता है, दूसरा जो है वो बेस की तरह रिएक्ट करके उसका एसिडिक एच निकाल देता है, तब जाके वो न्यूक्लियर SO3 बन जाता है। हाँ बेटा SO3 में नहीं बेटा, सल्फर कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं बनाएगा, थर्ड पीरियड एलिमेंट है ना, कोऑर्डिनेट, अगर वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाता तब उससे फॉर्मल आ जाता। जो एटम बेटा कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं तो उन पे आते हैं वो फॉर्मल चार्ज। अगर वो नॉर्मली डबल बॉन्ड बना लेगा तो फॉर्मल चार्ज आएगा, ठीक है ना। SO3 में फॉर्मल चार्ज 0 है सल्फर पे, ठीक है, कोई फॉर्मल चार्ज इसमें नहीं बन पा रहा है ना, और यही इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है। सल्फोनेशन में SO3 जो होता है ना बेटा, वही इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। बोलो इतनी बात समझ में आ रही सही है? ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गई बातें। तो सल्फोनेशन में जो आपका होता है इलेक्ट्रोफाइल, वो न्यूट्रल SO3, ठीक है। अब इसमें देखो अगले स्टेप में तो वही, अब देखो एक बार इलेक्ट्रोफाइल बन गया तो आगे के स्टेप वैसे ही रिपीट करेंगे, है ना। यहाँ पे फिर अगले स्टेप में बेंजीन न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करती है सल्फर पे, क्योंकि सल्फर यहाँ इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, और इन 3 डबल बॉन्ड में कोई भी एक डबल बॉन्ड मूव करा दिए, है ना। मैं जैसे मैंने इसको शिफ्ट करा दिया, बाकी इसको करा दो, ऊपर वालों करा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो जैसे इसको शिफ्ट करा दिया तो यहाँ पे इस तरह का आपका बनेगा रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोटाइन। फिर ये कार्बोटाइन वही है, डिंग डॉन्डिंग करेंगे, पहले यहाँ आएगा, फिर ये वाला पाई बॉन्ड घूमेगा, यहाँ पे आएगा, तो डायरेक्ट मैंने तीसरा वाला बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे अल्टीमेटली होगा क्या कि H निकलेगा, ठीक है। अब देखो H निकालने वाला कोई बचा नहीं यहाँ पर, क्योंकि देखो ये HSO4 माइनस जो बना था, ये HSO4 माइनस आयन जो बना था, ये जो SO4 कहाँ गया ये, है ना। हाँ, ये जो HSO4 माइनस आयन ये बना था बेटा, इसने तो H यही निकाल दिया था इसका, और ये कन्वर्ट हो गया होगा किसमें, सल्फ्यूरिक एसिड में। तो HSO4 माइनस आयन तो रहा नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो ये जो सल्फर, ये जो, इसको बड़ा कर देता हूँ, इस स्ट्रक्चर में O पे आ गया निगेटिव चार्ज, तो ये जो निगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन है ये बेस की तरह बिहेव करेगा, और ये इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस करेगा, ये अपने ये काफी नजदीक होता है इस हाइड्रोजन के, तो यही क्या करेगा, इस मॉलिक्यूल के सबसे एसिडिक हाइड्रोजन को निकाल लेगा, जो कि वही sp3 हाइब्रिडाइज वाला है, और इसके निकलते से फिर से पाई बॉन्ड वापस आ जाएगा रिंग में, है ना, ट्रिपल सॉरी रिंग में एरोमेटिसिटी रिटेन हो जाएगी। तो देखो बन गया ये। तो इसका मतलब वो H जो आ रहा है ना, वो कहाँ से आ रहा है, वो ये SO3H में जो H आ रहा है वो बेंजीन का ही है ना, वो बेंजीन का ही H घूम के ऊपर चला गया, ठीक है। SO3H में जो H आ रहा है ये बेंजीन का ही हाइड्रोजन, ठीक है। बोलो भाई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
है ना, ये वाला हो गया नोट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सल्फोनेशन जो हो रहा है वो किस तरह से बन रहा है, और इसमें जो एसिड बेस रिएक्शन हो रही है वो इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन हो रही है। ठीक है, कि जो O पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है ना, वही अपने ही बेंजीन के sp3 हाइब्रिडाइज वाले कार्बन के H को निकाल रहा है, जो कि मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन है, और उसकी वजह से रिंग में एरोमेटिसिटी वापस आ रही है। सर हाँ बोलो बेटा। सर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन एक्सचेंज का मतलब? इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन एक्सचेंज का मतलब क्या है कि उसी मॉलिक्यूल में जो बेस था O-, उसने अपने ही मॉलिक्यूल के मोस्ट एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करा दिया, है ना, तो उसी को बोल रहे हैं इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस। ठीक है, मतलब विद इन मॉलिक्यूल एसिड बेस रिएक्शन हो गई। यस। है ना, तो यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर एसिड बेस रिएक्शन है ना। अब यहाँ पे एक बात ये बड़ी इंटरेस्टिंग है सर कि, हाँ बोलो बेटा। सर क्या ये वाली रिएक्शन SNI का एग्जांपल है? नहीं बेटा, ये SNI कहाँ होगा बेटा, उसमें तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता था, यहाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन थोड़ी ना हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है। नहीं, SNI तो कह ही नहीं सकते ना इसको। ठीक है, अच्छा इसमें इसका जो एक इसका एनर्जी प्रोफाइल कर्व आपको दिखाता हूँ, ये देखिए इधर बना हुआ है। सल्फोनेशन का जो एनर्जी प्रोफाइल कर्व होता है वो इस तरह का बनता है ना, ये देख रहे हैं, इसका पहला पीक हाई दिखाया गया है और दूसरा कम दिखाया गया है, लेकिन डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं होता है। वो अगर यहाँ पे थोड़ा इसको जूम डायग्राम यहाँ पे दिखाया गया है इसका, कि इसका पहला पीक का एनर्जी इतनी है एक्टिवेशन एनर्जी, और जो सेकंड पीक है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी थोड़ी सी कम है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, वो इस डायग्राम में थोड़ा लग रहा है, लेकिन वो थोड़ा ऐसा बनाता तो ज्यादा सही था, है ना, तभी उसने जूम करके दिखाया है। तो इससे एक बात ये समझ में आ रही है, देखो ये अच्छा यहाँ पे क्या बन रहा है, मिनिमा पे क्या बन रहा है, आर्नियम है। ठीक है, AR वो बेंजीन है। ठीक है, यहाँ पे आर्नियम है, तो इस इंटरमीडिएट को लगभग जितनी एनर्जी चाहिए इस पीक को क्रॉस ओवर करने के लिए, लगभग उतनी ही एनर्जी पीछे वाले पीक को क्रॉस ओवर करने के लिए चाहिए। बोलो भाई, इसका मतलब ये जो इंटरमीडिएट है ये सारे के सारे फॉरवर्ड नहीं जाएंगे, कुछ फॉरवर्ड दौड़ेंगे तो कुछ बैकवर्ड भी दौड़ेंगे, क्योंकि दोनों पीक को क्रॉस ओवर करने के लिए लगभग बराबर एनर्जी चाहिए। इस वजह से बोलते हैं कि सल्फोनेशन रिएक्शन कैसी नेचर की होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है ना, क्योंकि अगर ये पीक काफी कम होता है, ऐसे समझो ये पीक अगर कम होता है, मान लो है ना, काफी कम, जैसे नाइट्रेशन में काफी कम होता है बेटा, तो मैक्सिमम मॉलिक्यूल 99% मॉलिक्यूल फॉरवर्ड ही दौड़ते हैं, क्योंकि ये पीक क्रॉस ओवर करने के लिए कम एनर्जी चाहिए, तो वो ज्यादा एनर्जी की तरफ क्यों जाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या, लगभग जितनी एनर्जी चाहिए फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के लिए उतनी ही एक्टिवेशन है चाहिए बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करने के लिए, तो मॉलिक्यूल सारे के सारे फॉरवर्ड क्यों जाएंगे, तो रैंडमली कुछ फॉरवर्ड दौड़ेंगे कुछ बैकवर्ड जाएंगे, है ना। इस वजह से ये रिएक्शन नेचर वाइज देखा जाता है कि रिवर्सिबल होती है ना, सल्फोनेशन रिवर्सिबल होती है, जबकि नाइट्रेशन रिवर्सिबल नहीं होती है। हेलोजनेशन भी रिवर्सिबल, हेलोजन में आयोडोनेशन को छोड़ दिए तो क्लोरोनेशन ब्रोमोनेशन भी रिवर्सिबल नहीं होती है। ठीक है, हाँ, और ड्यूटेरियम आने पे एक और मजे की बात है, देखो अगर आप यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम डाल दें तो इसका जो सेकंड कर्व है ना वो ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी का हो जाता है, मतलब ड्यूटेरियम के केस में इसका सेकंड स्टेप क्या हो जाता है, RDS हो जाता है,
क्योंकि अगर ड्यूटेरियम के केस में ये ग्राफ ऐसे बनने लगेगा, है ना, तो इसका कौन सा स्टेप आरडीएस हो जाएगा? सेकंड स्टेप। इसका मतलब यहाँ पे आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व होने लगेगा, क्योंकि हाइड्रोजन निकालने के बाद जब ड्यूटेरियम निकालने की बारी आएगी तो ज्यादा एनर्जी रिक्वायरमेंट होगी, है ना, फिर ये वाला स्टेप क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा, तो ड्यूटेरियम का निकलना आरडीएस हो जाएगा। या ट्राइट्रियम बैठा दो तो और ज्यादा ये पीक हाई हो जाएगा, और ज्यादा आरडीएस। इसका मतलब अगर आप एक बार बेंजीन का कराएं सल्फोनेशन, फिर आप बेंजीन के सारे एच हटा के ड्यूटेरियो बेंजीन का कराएं, और एक बार आप सारे एच हटा के ट्राइटियम बैठा के ट्राइट्रियो बेंजीन का कराएं, तो सल्फर नाइट्रेशन का रेट तो लगभग क्या आया था? बराबर आया था, है ना, लेकिन सल्फोनेशन का रेट बराबर नहीं आएगा। बता सकते हो किसका सबसे ज्यादा आएगा? हाँ, कि जिसके निकलने में सबसे कम एनर्जी लग रही, तो बेंजीन का सबसे ज्यादा होगा। ड्यूटेरियम में रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बेटा हो जाएगा सेकंड स्टेप, और कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए, तो वो स्टेप आपका रेट क्या होगा? स्लो हो जाएगा, तो इसका रेट बेंजीन से कम आएगा। और ट्राइटियम की बॉन्ड एनर्जी और ज्यादा होती है कार्बन के साथ, तो उसका रेट और कम हो जाएगा। तो इसी को आइसोटोपिक इफेक्ट बोलते हैं। नहीं, उसमें बढ़ता है, लेकिन तब भी वो आरडीएस पहला ही स्टेप रहता है। इसमें क्या है कि देखो, इसमें लगभग बराबर होता है। इसमें देखो, ये वाला ग्राफ से आप समझो कि हाइड्रोजन के केस में ये दोनों पीक लगभग बराबर है, और ड्यूटेरियम क्या है तो वो क्रॉसओवर, मतलब वो सेकंड पीक हाई हो जाती है, तो आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व हो जाता है। नाइट्रेशन में सेकंड पीक हाई ऊपर जाती है, लेकिन तब भी वो फर्स्ट पीक से नीचे रहती है, इसलिए वहां पर आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं हो पाता है ना। तो कभी आपसे ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि बेंजीन, ड्यूटेरियो बेंजीन, ट्राइटो बेंजीन तीनों लिख दिए जाए, और आपसे रेट ऑफ नाइट्रेशन पूछे, तो बोलेंगे कि लगभग बराबर है। लेकिन इन्हीं तीनों में अगर आप वो आयोडोनेशन में भी ऐसा ही होता, सेम जैसा सल्फोनेशन में, सेम आयोडोनेशन में होता है। तो आयोडोनेशन और सल्फोनेशन में सेकंड पीक हायर हो जाता है ड्यूटेरियम के केस में, है ना, तो वहां पर आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व होता है, और वहां पे रेट बेटा डिक्रीज करता है। हैवियर आइसोटोप जैसे आते जाएंगे ना, तो सेकंड स्टेप में डी का निकलना और टी का निकलना ज्यादा स्लो हो जाएगा, है ना, क्योंकि बहुत मैक्सिमम मॉलिक्यूल इधर दौड़ने लगेंगे छोटे पीक की तरह, तो आरडीएस ये वाला हो जाएगा। तो ये थोड़ा इसमें एक्सपेरिमेंटल जो ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है ये पॉइंट, इसको याद रखना है, ठीक है, तो डायरेक्ट पूछ के आता है ये वाला, है ना। तो ये अगर कहीं पे ऐसा लिखा हो स्टेटमेंट, आयोडोनेशन एंड सल्फोनेशन, इन आयोडोनेशन सल्फोन आइसोटोपिक इफेक्ट इज ऑब्जर्व, तो आइसोटोपिक इफेक्ट यही होता है कि बेंजीन के एच हटा के उनके आइसोटोप आने पे अगर रेट इफेक्ट हो रहा है तो आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा। तो आयोडोनेशन और सल्फोनेशन में आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व होता है, लेकिन नाइट्रेशन में आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होता है, नाइट्रेशन और हेलोजनेशन में नहीं होता है, ठीक है, क्लियर सर? हाँ बोलो बेटा। सर, अगर हम लोग हाइड्रोजन को ड्यूटेरियम से रिप्लेस करते हैं तब भी सल्फोनेशन रिवर्सिबल होगा? हाँ, नेचर तो रिवर्सिबल ही रहेगा, और उल्टा बैकवर्ड डायरेक्शन थोड़ी ज्यादा डोमिनेंट हो जाएगी, है ना, नेचर तब भी रिवर्सिबल रहेगा। नहीं, पहले तो मैग्नीज भी लिखनी है आप लोगों को, और मैग्नीज के बाद ये वाला पॉइंट आप लोग लिख लीजिएगा जो यहाँ पे है ना, वो पहले हेलोजनेशन बताने के बाद फिर लास्ट में ये पता है ना, जिससे सारे कंपेयर हो जाए। लेकिन अब वो वही इसलिए बता दिया इसलिए याद रहे आपको, आप लोग नोट्स में उसी के नीचे कर लीजिएगा उससे। हाँ बोलो बेटा। सर आपने बोला आयोडोनेशन जो है वो आइसोटोपिक इफेक्ट की वजह से बदलता है, लेकिन हेलोजनेशन नहीं बदलता। नहीं, हेलोजनेशन में तीनों आते हैं ना, क्लोरोनेशन, ब्रोमोनेशन, आयोडोनेशन, तो आयोडोनेशन में तो बदलता है, लेकिन क्लोरोनेशन, ब्रोमोनेशन में नहीं बदलता ऐसे, है ना। हेलोजनेशन में तो तीनों कवर हो जाते हैं इन जनरल, क्लोरोनेशन भी आ जाता है, ब्रोमोनेशन, आयोडोनेशन, लेकिन अगर वो केवल आयोडोनेशन बोलेगा तो फिर बोलना पड़ेगा कि वहां पर आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा, लेकिन क्लोरोनेशन या ब्रोमोनेशन बोलेगा तो फिर बोलेंगे कि आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व नहीं होगा, ठीक है।
सर ऐसा क्या डिफरेंस होता है? क्या करो, ऐसा क्या डिफरेंस होता है? हाँ सर, आयोडीनेशन और ब्रोमोनेशन में भी हाँ, आइसोटोप। अभी हैलोजेन पढ़ेंगे ना, तो वहां पे आपको क्लियर हो जाएगी बात ये कि आयोडोनेशन में क्यों ऐसा हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो रही चीजें? ग्राफ बन गया? ठीक है, तो ये ध्यान रखना हम लोग की सल्फोनेशन और आयोडोनेशन में आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व होता है। उसका रीजन बस इतना ही है कि सल्फोनेशन आयोडोनेशन में जो दोनों ट्रांजिशन स्टेट होते हैं लगभग बराबर एनर्जी के बनने लगते हैं। ठीक है, और इसीलिए आयोडोनेशन भी रिवर्सिबल होता है। आयोडोनेशन भी रिवर्सिबल होता है क्योंकि जो ये इंटरमीडिएट है उसको ये राइट वाला पीक क्रॉस ओवर करने के लिए जितनी एनर्जी, बेटा ये देखो डायग्राम में दिखाया है कि जितनी एनर्जी इधर चाहिए उतने ही एनर्जी से वो लेफ्ट वाले पीक को क्रॉस ओवर कर सकता है। तो सारे मॉलिक्यूल फॉरवर्ड ही थोड़ी ना दौड़ेंगे जब एनर्जी लगभग बराबर है। तो कुछ मॉलिक्यूल फॉरवर्ड दौड़ेंगे तो कुछ बैकवर्ड भी दौड़ेंगे, जिससे रिएक्शन का नेचर क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल हो जाएगा। ठीक है, और ड्यूटेरियम आने पे वो पीक और ज्यादा हायर हो जाता है, तो पूरा रेट भी इफेक्ट करने लगता है वहां पे। ठीक है, उसका सेकंड स्टेप क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। ड्यूटेरियम और ट्राइटेरियम में सेकंड स्टेप उसका आरडीएस हो जाता है। ठीक है, तो ये बात बस इम्पोर्टेंट इसलिए क्योंकि डायरेक्ट आपसे रेट कंपेयर कराया जा सकता है इसमें। ठीक है, क्लियर हो रही बातें? चले आगे, है ना। अब देखो इसमें हेलोजिनेशन पे आते हैं। जो तीसरा जो केस होता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का, उसे हम लोग हेलोजिनेशन बोलते हैं, हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। हेलोजिनेशन में क्लोरोनेशन भी आता है, ब्रोमोनेशन भी आता है, आयोडोनेशन, फ्लोरोनेशन भी आता है। ठीक है, चारों ही आते हैं। अब इसके लिए रीजेंट क्या होता है, हेलोजिनेशन कराने के लिए बेटा हम लोग को रीजेंट क्या लेना होता है? तो इन जनरल रीजेंट हमें कोई हेलोजन लेना होता है। अभी मैंने X2 लिख दिया है, लेकिन इसकी जगह आप X की जगह बेटा Cl ले सकते हैं, मतलब Cl2 ले सकते हैं, क्लोरीन, है ना। Br ले लेंगे मतलब Br2 ले सकते हैं, I लेके I2 ले सकते हैं ना। तो अभी इन जनरल X2 लिखा हुआ है, लेकिन अकेले हेलोजन लेने से नहीं होता है हेलोजनेशन। इसके साथ एक आपको हेलोजन कैरियर की भी अत्यंत आवश्यकता होती है ना। हेलोजन कैरियर Fe(X3) लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि अगर आप जैसे Cl2 लेंगे तो वहां पे आप FeCl3 ले लीजिएगा, लेकिन अगर आप ब्रोमोनेशन कराएंगे तो Br2 के साथ में FeBr3 ले लीजिएगा, है ना, इस तरह से। या फिर अगर FeX3 नहीं लेते, केवल आयरन भी ले लेते हैं, तो जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट न्यूट्रल स्टेट में भी अच्छे लुईस एसिड होते हैं, क्योंकि उनका जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा होता है। तो केवल आयरन भी ले लेंगे तो भी बहुत अच्छा लुईस एसिड है, तो भी हो जाती है रिएक्शन। ठीक है, या इसकी जगह बेटा कोई दूसरा लुईस एसिड ले लेंगे, जैसे AlCl3 ले लेंगे तो भी हो जाएगा, ZnCl2 ले लेंगे तो भी हो जाएगा, बोरॉन का कोई हैलाइड BCl3, BBr3, Bi3 ले लेंगे तो भी हो जाएगा, है ना। मतलब आप समझ रहे हैं, हेलोजन तो लेना है, साथ में इनमें से कोई एक लुईस एसिड ले लेना है। तो ऐसा करने पे क्या होगा, बेंजीन रिंग में आकर हेलोजन सब्स्टिट्यूशन दे देगा, बेंजीन रिंग से आकर हेलोजन डायरेक्टली बॉन्डेड हो जाएगा और आपको हेलो बेंजीन का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, इसे हेलोजन। हाँ, फ्लोरेशन इतना डायरेक्ट नहीं होता है, उसमें क्या होता है, वो इतना वायलेंटली होता है कि वो सब्स्टिट्यूशन के बजाय एडिशन करना शुरू कर देता है। वो सारे डबल बॉन्ड पे एडिशन शुरू करके हेक्सा फ्लोरोबेंजीन बना देता है। हर एक कार्बन पे आके एक एक F आके जुड़ जाता है। तो उसमें अगर मोनोफ्लोरेशन कराना होता है तो उसके लिए शॉर्ट रिएक्शन का यूज करते हैं, जो हम लोग शायद वहां पढ़े थे हेलो उसमें एल्केन में। उसमें इनडायरेक्ट वे में या फिर एक BDC के थ्रू बना सकते हैं, बेंजीन डाइजन क्लोराइड से फिर फ्लोरोबेंजीन बनाते हैं, वो सेफ रहता है अगर मोनोफ्लोरेनेशन कराना, एक ही F को लाना है तो।
है ना। इसलिए वो यहाँ पे F मैंने नहीं लिखा है, क्योंकि डायरेक्ट मोनोफ्लोरोनेशन डायरेक्ट F2 लेने पे नहीं हो पाता है। F2 के साथ हेलोजन कैरियर लेने पे वो तबाही मचा देता है, तीनों डबल बॉन्ड तोड़ देता है रिंग के। वो एडिशन करना, सब्स्टिट्यूशन की बजाय एडिशन कर देता है, तो वो फिर मैकेनिज्म भी बदल जाती है ना। तो इसमें अब देखो एक एक करके देखते हैं। पहले देखते हैं क्लोरोनेशन। देखो बेटा, अगर आपको क्लोरोनेशन कराना है तो बेटा ये जितने भी रीजेंट लिखे हुए ना, इनमें आप कोई भी ले सकते हैं। जैसे आप क्लोरीन के साथ FeCl3 ले लीजिए तो ये करा देगा क्लोरोनेशन। क्लोरीन के साथ ओनली Fe भी ले लेंगे तो भी ये करा देगा क्लोरोनेशन। क्लोरीन के साथ AlCl3, एल्युमिनियम क्लोराइड भी बहुत अच्छा लुईस एसिड है, इसका भी ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, ये भी करा देगा क्लोरोनेशन। क्लोरीन के साथ ZnCl2 भी एक अच्छा लुईस एसिड है, ये भी करा देगा। क्लोरीन साथ SbCl3 भी लुईस एसिड है। क्लोरीन साथ बोरॉन का कोई भी हैलाइड ले लीजिए, ये भी लुईस एसिड है। तो बेटा ये इनमें कोई भी एक आप ले लेंगे तो वो क्लोरोनेशन करा देगा, है ना। और इसमें जो आपका बनता है इलेक्ट्रोफाइल, वो X+ बनता है। X+, जैसे क्लोरोनेशन होगा तो Cl+ बनेगा। जैसे नाइट्रेशन में इलेक्ट्रोफाइल बन रहा था आपका NO2+, है ना। सल्फोनेशन में न्यूट्रल SO3 था। ऐसे हेलोजनेशन में कोई पूछे इलेक्ट्रोफाइल क्या है तो आप बोलिएगा X+। अगर क्लोरोनेशन है तो Cl+, ब्रोमोनेशन Br+, आयोडोनेशन तो I+। अरे वो उस दिन अलग से पढ़ाया था ना, हेलो हेल्किन हेलो, उसमें करा दिया, उसमें आ गया। वो मैकेनिज्म में आ जाते हैं, ठीक है। कैसे बंद होता है क्लोरोनेशन। तो देखिए जैसे आपने क्लोरीन लिया और क्लोरीन के साथ आपने कोई लुईस एसिड ले रखा है, जैसे FeCl3 सबसे पॉपुलर है, इसी को ले लिया मैंने। तो इसमें आयरन के साथ 3 क्लोरीन अटैच्ड है। आयरन के साथ क्या अटैच्ड है? 3 क्लोरीन। और क्लोरीन बेटा काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है आयरन के रिस्पेक्ट में, तो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑलमोस्ट अपनी तरफ शिफ्ट करा लेंगे काफी कुछ हद तक, जिससे क्या होगा, क्लोरीन पे डेल्टा नेगेटिव, आयरन पे डेल्टा पॉजिटिव। इसमें भी क्लोरीन डेल्टा नेगेटिव, एक आयरन में और आ गया डेल्टा पॉजिटिव, इधर भी। तो तीनों की वजह से थोड़ा सा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा, जिसकी वजह से आयरन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड अच्छा खासा डेवलप हो जाएगा, एक सिग्निफिकेंट अमाउंट का डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। और आयरन के न्यूक्लियस में 26 प्रोटॉन है, तो उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज तो वैसे ही बहुत ज्यादा है, जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा है आयरन का। तो ये क्या करता है, जैसे क्लोरीन के साथ FeCl3 हम लोग मिक्स करते हैं तो इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज एक तो अच्छा खासा डेवलप है, ऊपर से इसके न्यूक्लियस पे 26 प्रोटॉन है, तो जेड इफेक्टिव ज्यादा है। तो ये क्या करेगा, क्लोरीन का जो बॉन्ड पेयर है ये थोड़ा सा पार्सली अपनी तरफ शिफ्ट करा लेगा। ये जब जैसे ही क्लोरीन के मॉलिक्यूल इसके वान डेर वाल रेडियस पे आएंगे तो ये इसके बॉन्ड पेयर को शिफ्ट कराने लगेगा। अब ये अगर बॉन्ड पेयर थोड़ा भी मान लो राइट वाले क्लोरीन के साथ शिफ्ट हो गया तो इस क्लोरीन पे कौन सा चार्ज आने लगेगा, डेल्टा निगेटिव, और इस पे डेल्टा पॉजिटिव। और ये डेल्टा निगेटिव वाला उस आयरन के जिसपे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, इसके साथ एक इस फोर्स को आप समझ पा रहे कौन सा फोर्स है, ये वान डेर वाल नहीं, आयनिक नहीं, वान डेर वाल फोर्स है। ये आप इस देखो, ये मॉलिक्यूल क्लोरीन बेटा नॉन पोलर था, लेकिन ये बहुत पोलर मॉलिक्यूल के संपर्क में आने पर इसमें डाइपोल क्या हो गया, इंड्यूस्ड हो गया। तो इस फोर्स को बोलेंगे डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल। अच्छा, FeCl3 में तो पहले से डाइपोल बन रहे थे, तो ये तो पोलर मॉलिक्यूल है तो इसको डाइपोल बोलेंगे, लेकिन इसको डाइपोल इंड्यूस्ड बोलेंगे। तो ये जो फोर्स आपका डेवलप हो रहा है वो DP-IDP, शॉर्टकट में क्या बोलेंगे, DP-IDP, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल टाइप का वान डेर वाल फोर्स डेवलप होता है। और जैसे ही फोर्स बनता रहता है, इसको थोड़ी सी बस हीट की आवश्यकता होती, एक्टिवेशन एनर्जी की आवश्यकता होती, थोड़ी सी अगर हम लोग हीट दे देना तो ये जो DP-IDP फोर्स है और स्ट्रॉन्ग हो जाता है। और एक समय आता है ये क्लोरीन परमानेंटली इस Fe के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है ना। ये आपको पता है ना कि वान डेर वाल फोर्स अगर बन रहे और हीट मिल जाए तो वान डेर वाल फोर्स एक्टिवेशन एनर्जी मिलने पे कोवेलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं, वहां पे शेयरिंग होनी शुरू हो जाती है ना, क्योंकि ये और पास आने लगेंगे और पास आने लगेंगे, एक समय इतने पास आ जाएंगे कि इनके ऑर्बिटल ओवरलैप करने लगेंगे। तो ये Cl पूरी तरह से इसके साथ कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा नहीं, तो ये क्या बना देगा, FeCl4-। लेकिन ये वाला जो क्लोरीन है, अगर ये पूरा Cl- करके निकल गया
तो इस पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, तो ये बन गया इलेक्ट्रोफाइल, इसको बोलेंगे क्लोरोनियम आयन। Cl प्लस को क्या बोलते हैं, क्लोरोनियम आयन। तो ये बेटा ये आपका इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, है ना। और बस बेंजीन तो वेट कर रही थी, है ना, आए कोई शहजादा तो उस पर अटैक मारा जाए, ठीक है। तो ये शहजादा बन गया है हमारा इलेक्ट्रोफाइल, तो बेंजीन इस पे कर रही है अटैक, और यही हमारा क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। फिर वो आर्नियम आयन बनेगा, और आर्नियम आयन में वही वाला स्टेप, जब वो पॉजिटिव चार्ज घूम फिर के यहाँ पे आ जाएगा, तो ये FeCl4 माइनस ये जो बना था ना, ये बेस की तरह यहाँ भी करेगा। वो बेस को पसंद है एसिडिक हाइड्रोजन, भी H निकालेगा, फिर रिंग में क्या आ जाएगी, एरोमेटिसिटी रिटेन हो जाएगी, लेकिन वो Cl आ चुका होगा, है ना। आपको क्लोरोबेंजीन यहाँ पर मिलता है प्रोडक्ट। तो इस तरह से आप एक हैलोजनेशन हो रहा है। और सबसे मेन बात बस यही है कि इसमें कभी पूछा जाए कि व्हाट इज द रोल ऑफ FeCl3, है ना, तो आप बोल देना FeCl3 एक्ट्स एज ए लुईस एसिड एंड इट जनरेट X प्लस आयन या Cl प्लस आयन, जो भी बनता है उसको बोल दीजिए, है ना, वो इलेक्ट्रोफाइल को जनरेट करने में हेल्प कर रहा है, ठीक है। तो ये आपका हैलोजनेशन है। और अगर Cl की जगह Cl2 जगह Br2 ले लेंगे तो वहां पे Br प्लस बनने लगेगा, है ना, तो उसको ब्रोमोनेशन बोल देंगे। I2 ले लेंगे तो I प्लस बनने लगेगा, उसको आयोडोनेशन बोल देंगे, ठीक है ना। तो ये आपका ओवरऑल मैकेनिज्म। अब इसमें एक बात बोली जाती है कि आयोडोनेशन जब होता है, अच्छा हाँ, इसका एनर्जी प्रोफाइल कोई पूछे तो वो क्लोरोनेशन और ब्रोमोनेशन में इसका एनर्जी प्रोफाइल बिल्कुल नाइट्रेशन की तरह बनता है। पहला पीक हायर होता है, दूसरा पीक कम एनर्जी का बनता है। अच्छा, डिफरेंस अच्छा खासा होता है, ठीक है। लेकिन आयोडोनेशन के केस में ये पीक लगभग वैसे ही बनने लगते हैं जैसे सल्फोनेशन में लगभग बराबर पोटेंशियल एनर्जी के बन रहे है ना। और इसका रीजन भी आपको बताते हैं ऐसा क्यों होता है। इसका रीजन क्या होता है, देखो अगर हम लोग I2 लेंगे ना यहाँ पे I2, ठीक है, तो ये I लेके भाग जाएगा FeCl3, तो यहाँ पे I प्लस बनेगा, ठीक है। और ये I प्लस रिंग पे अटैक मारेगा, एक आयोडीन तो रिंग से चिपक जाएगा। फिर बाद में हो क्या रहा है, ये जब FeI4 माइनस यहाँ से H चुराएगा तो FeI3 अलग हो जाएगा और HI बनने लगेगा। HCl की जगह क्या बनने लगेगा, HI। और ये HI बहुत खतरनाक आइटम है। HI बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। HCl, HBr, HI में कोई पूछे कि सबसे अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है, तो वो HI ही है। तो HI क्या करता है, अगर ये जब बनने लगता है ना तो बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। ये क्या करता है, अपने साथ बन रहे आयोडोबेंजीन को रिड्यूस करने लगता है वापस बेंजीन में, जिससे रिएक्शन क्या हो जाती है, रिवर्सिबल होने लगती है। एक तो उसका काइनेटिक्स के अकॉर्डिंग भी इसका एक्सप्लेनेशन है जो बताया था, और दूसरा एक्सप्लेनेशन ये भी है कि HI जो होता है अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इसकी वजह से भी काफी सारे बने हुए आयोडोबेंजीन को भी रिड्यूस करने लगता है ये तो इस वजह से इसमें बोलते हैं कि सेकंड स्टेप इसका क्या हो जाता है। हाँ बोलो बेटा। सर ऊपर जो सर जब DP-IDP फोर्सेस लग रहे थे तब आपने हीट किया था, तो सर तब तो बॉन्ड जो है टूट जाना चाहिए ना, क्योंकि सर एटम्स का वो मूवमेंट बढ़ जाएगा, तो सर वीकेस्ट बॉन्ड से पहले टूटेगा, तो स्ट्रॉन्ग कैसे होगा। नहीं, कहाँ कौन से पार्ट में वो था बोल रहे बेटा। मैकेनिज्म का वो थर्ड वाला स्टेप, मैकेनिज्म का थर्ड वाला जिसमें क्लोरोनियम आयन बनना है। ये वाला स्टेप कह रहे हो है ना, ये yes. वाला। तो इसमें क्या कह रहे हो, पूरी बात सुन नहीं पाया मैं तुम्हारी। सर हीट लगाने पे तो सर जो वीकेस्ट बॉन्ड है, जैसे यहाँ पे DP-IDP बॉन्ड है, तो वो तो टूट जाएगा ना, वो उसमें स्ट्रेंथ कैसे आ जाएगी। देखो इसमें होता क्या है कि अभी आप लोग पढ़ोगे सरफेस केमिस्ट्री, है ना। सरफेस केमिस्ट्री में दो तरह के एडजॉर्प्शन होते हैं, फिजिजॉर्प्शन होता है, केमिजॉर्प्शन होता है। तो वांडर वाल फोर्स जब बनते हैं, है ना, तो अगर फिजिजॉर्प्शन की वजह से बनते हैं तो हीट देने पर टूटने लगते हैं, मतलब वो उसका बॉन्ड का ब्रेकिंग स्टार्ट हो जाता है। लेकिन अगर केमिजॉर्प्शन की वजह से वांडर वाल फोर्स बनते हैं
तो उनको हीट उनके लिए ग्लूकॉन डी का काम करती है, मतलब एक्टिवेशन एनर्जी का काम करने लगती है, और वो वान डेर वाल्स फोर्स स्टेबल होकर कोवलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट होने लगता है। और यहाँ पे ये क्या है कि आयरन की सरफेस पे एडजॉर्प्शन होता है यहाँ पे, और आयरन की सरफेस पे जो एडजॉर्प्शन है, क्योंकि लार्ज सरफेस एरिया है डी ब्लॉक 11 का, तो इसमें यहाँ केमिज ऑप्शन होता है, और इसलिए हीट देने पर वो बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, ना कि बॉन्ड टूट रहा है ना। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा बच्चे ने, क्योंकि यहाँ पे एक है कि हीट देने पर बॉन्ड टूट क्यों नहीं रहा है, क्योंकि वान डेर वाल्स फोर्स बहुत वीक होते हैं, वो तो टूट जाने चाहिए। ये उल्टा बॉन्ड स्टेबल होके कोवलेंट बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। ये Cl देखो परमानेंटली इसके साथ जुड़ गया। उसका रीजन यही है कि ये केमिज ऑप्शन है यहाँ पे। अब सरफेस पढ़ोगे तो वहां पे और पता चल जाएगा कि केमिज ऑप्शन में डिफरेंस क्या है ना। डी ब्लॉक एलिमेंट की सरफेस पे जब कोई एनायन वान डेर वाल्स फोर्स बनाता है ना, तो केमिज ऑप्शन होता है। ठीक है, ओके सर। है ना। तो वो थोड़ा सा सरफेस केमिस्ट्री से रिलेट हो गया है पॉइंट, इसलिए आपको लग रहा होगा। ठीक है, अब देखो ये मैंने रिजल्ट लिख दिया है, मतलब जो याद रखने वाली बातें हैं वो यहाँ पे लिख दी है। आयोडोनेशन में बोलते हैं कि सेकेंड स्टेप का जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो ज्यादा होती है, मतलब सेकेंड स्टेप इसमें क्या हो जाता है, आरडीएस हो जाता है। ठीक है, सल्फोनेशन में लगभग बराबर होती है सेकेंड स्टेप की, लेकिन अगर ड्यूटीरियम आता है तो फिर और ज्यादा क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है ना। लेकिन आयोडोनेशन में पहले बेंजीन के केस में ही ज्यादा होती है ट्रांजिशन स्टेट की एनर्जी। ठीक है, और कभी बेटा सेकेंड पीक की अगर एनर्जी ज्यादा होगी फर्स्ट पीक से, तो उसमें सेकेंड स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, आरडीएस हो जाएगा। और जहां पे सेकेंड स्टेप आरडीएस होगा, वो पहली बात तो रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाएगी, पहला इसका इफेक्ट उसकी रिवर्सिबिलिटी पे पड़ेगा, और साथ ही साथ दूसरा इफेक्ट आइसोटोपिक इफेक्ट भी वो शो करने लगेगा, है ना। इसीलिए फाइनली ये बोला जाता है कि जो आयोडोनेशन है और सल्फोनेशन है, ये दोनों ऐसे सब्स्टिट्यूशन होते हैं जो रिवर्सिबल भी होते हैं और आइसोटोपिक इफेक्ट भी उनमें ऑब्जर्व होने लगता है। लेकिन इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी सब्स्टिट्यूशन होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, वो ना तो रिवर्सिबल होते हैं और ना ही फिर वो आइसोटोपिक इफेक्ट ऑब्जर्व होता है। ठीक है ना, याद रहेगी बात। चलिए तो आगे बढ़ते हैं ना। अच्छा, नोट कर ऊपर। ठीक है, तो आयोडोनेशन सल्फोनेशन दोनों रिवर्सिबल भी होते हैं और साथ ही साथ उसमें आइसोटोपिक इफेक्ट भी ऑब्जर्व होता है। ठीक है, इसकी वजह से ऑर्डर इस तरह का आने लगता है बेटा, है ना। आइसोटोपिक इफेक्ट जब भी ऑब्जर्व होगा ना, तो सबसे ज्यादा रेट होगा बेंजीन का, और उसके बाद ड्यूटीरियो बेंजीन का थोड़ा कम हो जाएगा रेट, और ट्राइट्रियो बेंजीन का और भी कम हो जाएगा, है ना। तो ये ऑर्डर है रेट ऑफ आयोडोनेशन और सल्फोनेशन। ठीक है, और इसका एक्सप्लेनेशन ये कर देने। ठीक है, हाँ, आयोडोनेशन में बोलते हैं कि बेंजीन का आयोडोनेशन जब कराते हैं तो ये रिएक्शन रिवर्सिबल होने की वजह से आयोडोबेंजीन की यील्ड बहुत अच्छी नहीं मिलती है ना। बोलते हैं कि 50% से भी कम यील्ड के साथ बनता है, पुअर यील्ड इसको बोला था। 50% से कम यील्ड अगर बनती है ना, तो उसको पुअर यील्ड बोला था थोड़ी। उसका रीजन आपको बता ही दिया, दो रीजन है, काइनेटिक वाला रीजन है ना, कि दोनों पीक लगभग बराबर एनर्जी के बनने लगते हैं। दूसरा HI एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट भी है, तो वो क्या करता है, इस आयोडोबेंजीन को रिड्यूस कर देता है। इस वजह से भी बैकवर्ड रिएक्शन डोमिनेंट रहती है इसमें, है ना। बैकवर्ड रिएक्शन डोमिनेंट रहती है फॉरवर्ड से, इस वजह से यील्ड 50% से कम मिल पाती है। लेकिन आपको अगर बेटा आयोडोबेंजीन बनाना है और अच्छी यील्ड के साथ, गुड यील्ड के साथ बनाना है, तो बोला जाता है कि आयोडीन ना लीजिए, उसकी जगह इंटर हैलोजन कंपाउंड ICl ले लीजिए। आयोडीन की जगह क्या प्रिफर किया जाता है, ICl। और ऐसा करने पे आयोडोबेंजीन की यील्ड 80% या उससे ज्यादा मिलने लगती है, मतलब गुड यील्ड के साथ हमें मिलता है। कोई रीजन बता सकते हो कि इसको लेने भी यील्ड बढ़ क्यों गई?
HI का फॉर्मेशन नहीं हुआ तो सर वो ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा आयोडोबेंजीन। इसमें होगा क्या कि ये पहले clarity Cl लेके भागेगा, है ना, I+ बेंजीन I+ इलेक्ट्रोफाइल बन जाएगा, बेंजीन उस पर अटैक करके आयोडोबेंजीन बना देगी। बाद में वो H जब निकलेगा तो Cl वापस ले लेगा और HCl बना देगा। और HCl का रिड्यूसिंग एक्शन बहुत ही बेकार होता है, मतलब HI कंपैरिजन में बहुत बेकार रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये बेटा आयोडोबेंजीन को रिड्यूस नहीं कर पाता है ना, जिसकी वजह से आपकी यील्ड इंप्रूव हो जाती है। तो ये भी कह सकते हैं कि ICl एक पोलर कंपाउंड, ज्यादा पोलर होगा I2 से। यहाँ बेटा पोलरिटी से नहीं रिलेट कर पाएंगे, वो गलत हो जाएगा। यहाँ पे उसका जो रिड्यूसिंग एक्शन है उससे आपको समझना है कि HCl जो है वो आपका रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है ना, बहुत पुअर रिड्यूसिंग एजेंट होता है, इस वजह से वो रिड्यूस नहीं कर पाता है आयोडोबेंजीन को। HCl कांट रिड्यूसेस आयोडोबेंजीन, है ना, कांट रिड्यूसेस आयोडोबेंजीन। लेकिन HI इतना पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है कि बेटा ये बनने वाले आयोडोबेंजीन को रिड्यूस करना शुरू कर देता है, जिससे बैकवर्ड रिएक्शन डोमिनेंट हो जाती है ना। ये थोड़ा सा आप लोग बस याद रखिएगा, ठीक है। या फिर इसका दूसरा एक और रास्ता बताया जाता है कि अगर आपने कसम खा ली कि नहीं मुझे आयोडीन ही लेनी है और यील्ड भी अच्छी चाहिए, आयोडीन भी लेना है और यील्ड भी अच्छी चाहिए, मुझे इंटर हाइड्रोजन कंपाउंड नहीं लेना है, तो फिर बोला जाता है कि फिर आयोडोनेशन कराते समय आपको एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में कराना पड़ेगा। मतलब पहले से एक बीकर में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट डाल दीजिए, वो क्या करेगा, तो वो जैसे HI बनना शुरू होगा उसका काम शुरू हो जाएगा, वो कहेगा आओ मुन्ना इधर आओ, तो ठीक है बहुत तुम रिड्यूस कर रहे हो, है ना, कान पकड़ के इसको निकाल देगा। मतलब समझ रहे हो कि अगर आप किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में कराएंगे तो जैसे ही HI बनना शुरू हुआ, कुछ उसके 0.1 मोल बने, तुरंत HiO3 खटाक से उसको ऑक्सीडाइज कर देगा I2, है ना। फिर थोड़ा सा HI बना, वो कहेगा आओ मुन्ना, है ना, तो HiO3 जैसे HI बनता जाएगा उसको वो कोने में ले जाएगा, ऑक्सीडाइज करने लगेगा। जब HI रह ही नहीं पाएगा सॉल्यूशन में तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन में उसको रिड्यूस नहीं कर पाएगा, जिससे यील्ड आपकी बढ़ जाएगी। तो ये भी बोला जाता है कि आयोडोनेशन कराना ही है और I2 लेकर कराना है तो फिर आपको एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में कराना पड़ेगा। उसके लिए आयोडिक एसिड सबसे अच्छा माना जाता है ना, तो आयोडिक एसिड की प्रेजेंस में कराने पे यील्ड अच्छी मिल जाती है, ठीक है, कि वो बनने वाले HI को ऑक्सीडाइज करने लगता है, ठीक है, उससे यील्ड आपकी इंप्रूव हो जाती है। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, जब HI नहीं रहेगा तो वो रिड्यूस ही नहीं कर पाएगा, रिएक्शन बैकवर्ड जा ही नहीं पाएगी, ठीक है, क्लियर। फिर इसमें आता है नेक्स्ट फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, काफी फेमस रिएक्शन है ये भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन में काउंट की जाती है ना, तो इसके कई डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन देखने को मिलते हैं। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, ठीक है, इसमें होता क्या बेटा, बेंजीन लिया जाता है, बेंजीन की रिएक्शन RCl एल्किल हैलाइड या एल्किल क्लोराइड जैसे ले लिया है, यहाँ पे X कोई भी हो सकता है, ठीक है, के साथ कराते हैं। और एक यहाँ पे लुईस एसिड लेते हैं जो एनाइड्रस AlCl3 होता है ना, ये यहाँ पे इस फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में लुईस एसिड ये स्टैंडर्ड लुईस एसिड होता है, और कहीं ना कहीं ये पहचान भी होती है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है, कि एरो के ऊपर एनाइड्रस AlCl3 लिखा हुआ है, बेंजीन है और कोई एल्किल हैलाइड, समझ जाएगा कि फ्रीडल क्राफ्ट होने वाली है, ठीक है। तो होता क्या है कि ये R जो होता है, ये R बेटा रिंग के हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करते हुए एल्किल बेंजीन बना देता है। बेंजीन रिंग में एक R मतलब एल्किल ग्रुप आकर सब्स्टिट्यूशन दे देता है, एल्किल बेंजीन का फॉर्मेशन हो जाता है इसमें, ठीक है। और इस रिएक्शन को क्या बोल देते हैं हम लोग, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये साइंटिस्ट का नाम है, उसके नाम से तो कुछ समझ में नहीं आएगा आपको, है। तो इसमें क्या बन जाता है, प्रोडक्ट क्या बन जाता है, एल्किल बेंजीन। तो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन का मेन जो रोल होता है वो बेंजीन रिंग में एक एल्किल ग्रुप सब्स्टिट्यूट करने के लिए इस रिएक्शन को कराया जाता है। बेंजीन रिंग में एक R ग्रुप का सब्स्टिट्यूशन अगर कराना है तो इस रिएक्शन को लेते हैं। मैग्नीज की बात किया जाए तो देखो इसकी मैग्नीज
सिमिलर टू हेलोजनेशन ही। जैसे यहाँ पे R, वहां पे Cl2 था, यहाँ पे RCl है, ठीक है। और RCl में पहले से ही परमानेंट डाइपोल मूवमेंट बना हुआ है, क्योंकि क्लोरीन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पहले से पार्शियली शिफ्ट कराया होगा, और इस वजह से Cl पे कौन सा चार्ज होगा, डेल्टा नेगेटिव, और एल्युमिनियम पे डेल्टा पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये Cl माइनस धीरे धीरे पोलराइज होने लगेगा एल्युमिनियम के टुवर्ड्स, ठीक है। यहाँ पे वही यहाँ पे डीपी फोर्स बनेंगे, क्योंकि ये भी पोलर है, ये भी पोलर है, दो पोलर मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स क्या बनेंगे, डीपी टाइप के। तो यहाँ भी वही वैसे ही डीपी टाइप के इंटरेक्शन होगा, है ना, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। और थोड़ा सा वही बात है, ये हल्की सी हीट देंगे, अच्छा ये भी केमिज ऑप्शन ही है, तो थोड़ा सा हीट देंगे तो ये क्लोरीन परमानेंटली एल्युमिनियम के वैकेंट ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करना शुरू कर देगा, और एक ये बना देगा AlCl4 माइनस, है ना। ये बहुत स्टेबल स्पेसीज नहीं है, क्योंकि क्लोरीन का यहाँ एल्युमिनियम का वैकेंट ऑर्बिटल एक तरह से ओवरलैपिंग हो रहा है, क्लोरीन अपने लोन पर कोऑर्डिनेट कर रहा होगा उसके वैकेंट ऑर्बिटल में, लेकिन कुछ समय के लिए बनेगी, है ना। तब तक हमारा क्या उत्पन्न हो जाएगा, एक कार्बोकटायन R+, और R+ कार्बोकटायन भी है और इलेक्ट्रोफाइल, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज स्पेसीज क्या होती हैं, सभी इलेक्ट्रोफाइल होती हैं, है ना। फिर अच्छा, इसमें आप लोग ये जरूर देखिएगा कि ये कार्बोकटायन, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है कार्बोकटायन है, तो कार्बोकटायन ही एक ऐसा इंटरमीडिएट है जो रीअरेंजमेंट में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो अगर अभी तो खैर जनरल फॉर्म में लिखा हुआ, लेकिन आप देख लीजिए कि इसके पड़ोस वाले कार्बन में अगर रीअरेंज होने पे ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन बन रहा हो तो इसको रीअरेंज करा दीजिएगा आप लोग, है ना। अगर पहले से स्टेबल है तब तो नहीं कराइएगा, लेकिन मान लीजिए कि पड़ोस में रीअरेंज हाइड्राइड शिफ्ट कराने पे या कोई एल्काइल शिफ्ट कराने पे इससे भी ज्यादा स्टेबल कार्बोकटायन बने तो वो आप करा दीजिएगा, ठीक है। तो इसमें पॉसिबिलिटी हमेशा बनी रहेगी कि रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकटायन में टेक्स प्लेस, है ना। तो एज पॉसिबल एज अगर रीअरेंजमेंट हो सकता है तो करा दिया जाता है, और फिर वो जो स्टेबल कार्बोकटायन बनेगा ना, उस पे बेंजीन रिंग अटैक करेगी एज ए न्यूक्लियोफाइल, है ना। बेंजीन तो है ना शहजादे का वेट कर ही रही, तो ये तुरंत इस पे अटैक करेगी, ये स्टेप स्लो होगा, और हमारे यहाँ पे रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकटायन बन जाएगा, और रेजोनेंस स्टेबलाइज कार्बोकटायन डिंग डाउनिंग करते हुए यहाँ तक पहुंच जाएगा, और फिर वो AlCl4 माइनस जो था ना, यही बेस की तरह बिहेव करेगा, और ये इस एसिडिक हाइड्रोजन को ये तो आप लोग समझ ही गए होंगे, sp3 वाला ये एसिडिक है, यही H निकालेगा और फिर से बेंजीन रिंग में खुशहाली छा जाएगी, है ना। पाई बॉन्ड वापस आएगा, बेंजीन रिंग में एरोमेटिसिटी आ जाएगी, ठीक है। तो अगला स्टेप तो हर बार वैसा ही हुआ करेगा, बस इलेक्ट्रोफाइल का चेहरा बदलता जा रहा है ना। बाकी सेकेंड स्टेप का जो मैकेनिज्म है वो सभी इलेक्ट्रोफिलिक में एक ये इलेक्ट्रोफाइल बस बदल जाएगा, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल कार्बोकटायन है, ठीक है। इस तरह बन गया भाई एल्किल बन गई, ठीक है। और AlCl3 अलग हो जाएगा और ClH+ मिलके HCl बन जाएगा, ठीक है। तो इस मैकेनिज्म में सबसे खास बात जो है फीडर कार्बोटाइजेशन में कि इंटरमीडिएट एक कार्बोकटायन है, मतलब जो सॉरी इलेक्ट्रोफाइल एक कार्बोकटायन है, और कार्बोकटायन जब जब बनता है तो एक ये डाउट हमेशा बना रहता है कि अरेंजमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता, ये चेक करना पड़ेगा हमको, है ना। कई बार हुआ करेगा, कई बार नहीं हुआ करेगा, ठीक है। अगर हो सकता है तो रीअरेंज होने के बाद जो नया कार्बोकटायन बनेगा वो जाके सब्स्टिट्यूशन देगा रिंग के साथ, उससे मेजर प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है ना। तो इसमें ये जो आप लोग देख लीजिए, अब इस पे कुछ क्वेश्चन जैसे ये बेंजीन लिया मैंने, ठीक है, और उसकी रिएक्शन करा दी एथिल क्लोराइड के साथ, एरो के ऊपर लिख दिया एनहाइड्रस AlCl3, क्या आप बना दे प्रोडक्ट बताओ। बेंजीन में एथिल ग्रुप आ जाएगा ना CH2 से, ठीक है, तो HCl निकल जाएगा, हाँ। इसको लेकिन अभी आप लोग मैकेनिज्म से ही सोचिए कि पहले स्टेप में AlCl3 ये हेलोजन कैरियर ये Cl लेके भागेगा, ठीक है। Cl लेके भागेगा तो बेटा ये कार्बोकटायन एक इंटरमीडिएट बना देगा CH3 CH2+, आल्दो एक कटायन कार्बोकटायन 1 डिग्री है, लेकिन इसके पड़ोस पे अगर ये रीअरेंज कर भी गया तो भी वो 1 डिग्री ही रहेगा,
ऐसा तो नहीं कि स्टेबल हो रहा है पहले से, तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, जब ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है तो जबरदस्ती रीअरेंजमेंट नहीं कराएंगे, है ना। फिर बेंजीन इस पे अटैक करेगी, ठीक है, और फिर वही डिंग डोंग डिंग सब कुछ होगा। फाइनली वो AlCl4 - H लेके भागेगा और फिर से बेंजीन में सर आपके पास चूहा नहीं कुछ और है, चूहा ऐसा नहीं कि पीता होगा, बहुत बड़ा है। वो ये रहता है ऑफिस सोच रहा है कि स्ट्रीट मार अच्छा वो भी सही समझ है। तो ये आपका बना दिया उसने क्या, एथिल बेंजीन, और हाँ H, यहाँ से एक H निकलेगा H+, और Cl- वो वापस ले लेगा AlCl4- से, तो बाई प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, HCl, ठीक है। AlCl3 रिटेन हो जाता है बाद में, है ना, AlCl3 फाइनली रिटेन हो जाता है ना। अब इसमें से ये वाले रिएक्शन आप लोगों को पता नहीं, आइसोप्रोपाइल कह रहे बच्चे, आइसोप्रोपाइल बेंजीन ना, यस है ना। हाँ, बेंजीन का रिएक्शन अगर प्रोपिल क्लोराइड के साथ करा दिया जाए इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे आपका जो मेजर प्रोडक्ट बनता है वो आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनने लगता है, ठीक है। इस रिएक्शन में जो मेजर प्रोडक्ट बनता है वो प्रोपिल बेंजीन ना बनके क्या बनता है, आइसोप्रोपाइल। तो ये वाली बात थोड़ी सी समझने वाली है। आइसोप्रोपिल बेंजीन, हाँ, इसका रीजन बताओ क्या हो। आइसोप्रोपिल बेंजीन का एक कॉमन, तो क्यूमीन भी बोल, आइसोप्रोपिल बेंजीन का एक नाम और है क्यूमीन, है ना। तो ये मेजर बन जाता है इसमें। तो क्यूमीन क्यों मेजर बनता है यहाँ पे, इसको बहुत सिंपल है, वही मैकेनिज्म से समझो। पहले स्टेप में Cl लेके भागेगा आपका AlCl3, है ना, ये एक कार्बोकैटायन का, लेकिन अगर आप गौर से देखो ये कार्बोकैटायन कितने डिग्री का बन रहा है, 1 डिग्री है ना, और इसके पड़ोस वाला कार्बन ये वाला 2 डिग्री, तो ये रीअरेंज करके 2 डिग्री में आना चाहेगा, स्टेबल होना चाहेगा। तो ये अभी इस पे बेंजीन अटैक नहीं करेगी, क्योंकि वो इससे भी ज्यादा स्टेबल कार्बन बन रहा है इसमें, तो वो रीअरेंजमेंट हो जाने देगी, है ना। तो पहले वो स्टेबल ज्यादा जो बनेगा उसको बन जाने देगी। अब ये हाइड्राइड शिफ्ट यहाँ पे होगा बेटा, है ना, ये बॉन्ड पर पूरा लेके भागेगा H, तो ये आपका बना देगा 2 डिग्री वाला कार्बोडाइन, सेकंड कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है। अब ये बहुत स्टेबल है, पहले वाले से बहुत ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि पहले वाले कार्बोडाइन में केवल 2 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर बन रहे थे, और दूसरे में देखो ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, 3 3 6 अल्फा हाइड्रोजन इसको स्टेबलाइज कर रहा है। 6 हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर से बनने वाला कार्बोडाइन 2 अल्फा हाइड्रोजन से स्टेबल होने से बहुत ज्यादा स्टेबल है ना। तो ये कहीं ज्यादा रिलेटिवली मोर स्टेबल कार्बोडाइन है, ठीक है। इसको लिख दीजिए मोर स्टेबल कार्बोडाइन, ठीक है। अब क्या होगा, अब बस ये शायद ज्यादा ये स्टेबल वाला है, इसी पे अटैक मारेगी, तो बेंजीन नहीं बेटा इसी पे अटैक करेगी, इस वजह से ये वाला प्रोडक्ट मेजर बनेगा। हाँ, थोड़ा सा कुछ लिटिल अमाउंट में ये भी बनेगा, प्रोपिल बेंजीन भी बनेगा, तो वो भी, लेकिन वो माइनर हो जाएगा, क्योंकि कुछ तो बेंजीन के मॉलिक्यूल इस पे भी अटैक करेंगे, है ना, बट वो मेजर होगा, वो माइनर होगा, मेजर ये होगा आइसोप्रोपिल बेंजीन, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे हाइड्राइड शिफ्ट हुआ है बेटा, ठीक है, और हाइड्राइड शिफ्ट की वजह से 1 डिग्री कार्बोडाइन 2 डिग्री में कन्वर्ट हो गया है, फिर उस पे रिंग ने उस पे अटैक कर दिया है ना।
इसमें बताओ ये क्या बनना चाहिए, थर्ड वाले में दिख रहा है क्वेश्चन। बेंजीन की रिएक्शन है साइक्लोपेंटिल क्लोराइड, है ना, साइक्लोपेंटाइल बेंजीन। इसमें कोई रिएजमेंट होता दिख नहीं रहा है ना, Cl ये लेके भागेगा, ठीक है। तो इसमें साइक्लोपेंटल रिंग में आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। अब देखो ये अभी भी 2 डिग्री है, लेकिन अगर बगल से वो हाइड्राइड से करा भी लेगा तो भी 2 डिग्री रहेगा, है ना। इसका मतलब कोई फायदा नहीं है ना, रिएजमेंट कराने का भी कोई फायदा नहीं, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, फिर तो बेटा इसी पे अटैक कर देगी रिंग, तो यहीं से मेजर बन जाएगा। ये जो बेंजीन रिंग है इस पे ये साइक्लोपेंटिन रिंग, पेल्टिन रिंग जो है ना, ये अटैच हो जाएगी। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि हर बार हो ही रिएजमेंट, जहां पे स्टेबल कार्बोनाइल बन सकता होगा ना वहीं पे हम लोग कराएंगे रिएजमेंट, ठीक है। ये बन गया प्रोडक्ट, और प्लस HCl जरूर लिख दीजिएगा बाई प्रोडक्ट। ठीक है, अगर आपको ये लिख के दे दिया जाए यहीं पे साइक्लोपेंटल रिंग है, CH2 उसके साथ Cl जुड़ा हुआ है और इसका बेंजीन पे साइक्लोहेक्सेन, तो यहाँ पे क्या होगा देखिए, याद आ रहा है, ये बहुत स्पेशल केस है सब। बेंजीन पे साइक्लोहेक्सेन, हाँ, रिंग एक्सपेंशन हो जाएगा, है ना। जो आपकी 5 मेंबर रिंग है ना, एक्सपेंड होके 6 मेंबर रिंग में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इट इज ए केस ऑफ रिंग एक्सपेंशन। अब यहाँ पे कार्बोटाइल जो है ना, ये रिंग एक्सपेंड होकर स्टेबलाइज हो जाएगा, ये बॉन्ड पे इस पे अटैक करेगा तो पूरी रिंग ही एक्सपेंड हो जाएगी। इसको नंबर 1 दे दो, इसको नंबर 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 वाला कार्बन है ना वो फर्स्ट वाले कार्बन से अटैच हो जाएगा, तो आपकी एक रिंग बनेगी 6 मेंबर। सर मिथाइल शिफ्ट और अगर हाइड्राइड शिफ्ट में जाके और रिंग एक्सपेंशन हो रहा है तो पहले रिंग एक्सपेंशन हो रहा है, पहले रिंग, हाँ, अगर एल्काइल शिफ्ट और रिंग एक्सपेंशन दोनों होने की पॉसिबिलिटी हो तो रिंग एक्सपेंशन ज्यादा फेवरेबल होता है थर्मोडायनेमिकली, तो वो वही कराइएगा पहले, है ना। तो यहाँ पे बेटा रिंग एक्सपेंशन हो गया, और रिंग एक्सपेंशन हो पे वो एक लेस स्ट्रेन रिंग पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, है ना। डिग्री तो अभी 2 ही है, अच्छा पहले 1 डिग्री था और डिग्री भी बढ़ गई और रिंग स्ट्रेन भी मिनिमाइज हो गया, तो दोनों बातें उसको स्टेबिलिटी को इनहांस कर देंगे, ठीक है। अब रिंग अटैक कर देगी उसमें, तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा, जो ये बेंजीन रिंग है इस पे कितने मेंबर रिंग आके जोड़ गई, तो इसमें ऊपर वाले एग्जांपल में तो 5 मेंबर रिंग अटैच थी, लेकिन इसमें वो एक्सपेंड होकर 6 मेंबर में कन्वर्ट हुई, तो यहाँ पे बेटा वो 6 मेंबर रिंग आकर जुड़ रही, ठीक है। ये आपका मेजर प्रोडक्ट होगा, ठीक है, ठीक है, ये वाला मेजर प्रोडक्ट। तो इसमें और भी एग्जांपल है, नीचे मैं आपको लिख के दे दूंगा, ठीक है,
लिखे हुए नीचे, तो उनको भी एक बार अटेंड करेंगे, है ना। नेक्स्ट क्लास में फिर डिस्कस करेंगे। फीडर का पहले एग्जांपल सबसे ज्यादा पूछे गए अभी तक, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो चलिए फिर आज इतना ही करते हैं। थैंक यू सर।